Hello dear friends. After completing basic concept, residential status, house property chapter, अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं chapter number 4. That is actually the very first head of income, but for us the second head of income. Income from salaries. जहां पे हम लोग section 15 से लेकर section 17, then some of the rules, rule number 3 specifically, and some of the clauses of section 10 देखेंगे. सबसे पहला सेक्शन 15 बेसिस ऑफ चार्ज. व्हेन अ पर्टिकुलर इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर दिस हेड. ये बोलता है सैलरी कब टैक्सेबल होगा, ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर. यानी मान लो इस साल की सैलरी नेक्स्ट ईयर मिलेगी तो भी टैक्सेबल इस साल में ही होगी क्योंकि ड्यू हो गई. मान लो नेक्स्ट ईयर की सैलरी एडवांस में विड्रॉ कर रहे हो तो भी इसी साल टैक्सेबल हो जाएगी क्योंकि एडवांस में रिसीव कर लिया. ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर. पर उसमें जो बोनस का एलिमेंट होता है ना, वो बोनस टैक्सेबल होगा ऑलवेज ऑन रिसिप्ट बेसिस. फिर कई कबार मैं एम्प्लॉयर के पास से थोड़ी ज्यादा सैलरी मांगता हूं, एम्प्लॉयर मना कर देता है, देयर इज अ डिस्प्यूट. अब जाके एम्प्लॉयर हां बोलता है कि चलो मैं तुम्हें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से वो सैलरी दे देता हूं. सो इट इज कॉल्ड एज अरियर्स ऑफ सैलरी. ये अरियर्स ऑफ सैलरी कौन से साल में टैक्सेबल होगी? द ईयर इन विच इट इज अलाउड टू पे बाय एम्प्लॉयर. जब एम्प्लॉयर ने हां बोल दिया उस साल. इसके रिगार्डिंग एक कंसेप्ट है रिलीफ अंडर सेक्शन 89 करके, जो टैक्स में थोड़ा बेनिफिट दे देता है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन ईयर्स. अब सैलरी ढूंढने के लिए स्ट्रक्चर कौन सा? वैसे ये फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, ये सिर्फ एलिमेंट्स है कि सैलरी के कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं. सबसे पहला बेसिक सैलरी, जो नॉर्मली हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मिलती है. दैट बेसिक सैलरी ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल. दूसरा एडवांस सैलरी, सेक्शन 15 के हिसाब से ड्यू और रिसिप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर है, तो एडवांस सैलरी भी क्या हो जाएगी? फुल्ली टैक्सेबल. अरियर्स ऑफ सैलरी सेक्शन 15 के हिसाब से वो भी क्या हो जाएगा? फुल्ली टैक्सेबल. बोनस, बोनस ऑलवेज टैक्सेबल होता है रिसिप्ट बेसिस पे. कमीशन, एम्प्लॉयर तुम्हें कोई भी कमीशन दे, चाहे वो फिक्स कमीशन है पर मंथ के हिसाब से, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट है या परसेंटेज ऑफ टर्नओवर है, ऑल द थ्री काइंड ऑफ कमीशन विल बी फुल्ली टैक्सेबल. अलाउंसेस, मैनी ऑर्गेनाइजेशन हैज अ पॉलिसी कि हम लोग अपने एम्प्लॉय को 500 पर मंथ कन्वेंस के दे देंगे, 200 रुपया पर मंथ फूड के दे देंगे, ऐसा रेंट पे करने के 300. तो ये सारे फिक्स अमाउंट रहते हैं. इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एक्सपेंस, कंपनी विल पे यू पर मंथ फिक्स अमाउंट फॉर योर एक्सपेंडिचर. दिस इज कॉल्ड एज अलाउंसेस, जो हम वर्किंग नोट नंबर 1 में डिटेल में सीखेंगे. पर याद रखो, अलाउंसेस पूरा टैक्सेबल नहीं होता. कभी कभी उसमें से थोड़े एग्जम्पशन मिल जाते हैं और इसीलिए सिर्फ बाकी की अमाउंट टैक्सेबल होती है. फिर आता है रिटायरमेंट बेनिफिट. When you retire from the organization, you get many things like gratuity, pension, leave salary. ये भी पूरा टैक्सेबल नहीं होना चाहिए, इसमें से भी थोड़ा एग्जम्पशन मिलता है, बाकी का टैक्सेबल. सर कौन से रिटायरमेंट बेनिफिट है? वर्किंग नोट नंबर 2 में सीखेंगे. देन परक्विजिट, कभी कभी तुम्हें सीधा फैसिलिटी दे दी जाती है, रहने के लिए घर, चलाने के लिए गाड़ी दे दी, या तो तुम्हारे एक्चुअल एक्सपेंडिचर का रिएंबर्समेंट किया जाता है. तो ये जो परक्विजिट है, इसका वैल्यू कैसे निकालना, ये सीखेंगे सेक्शन 17 क्लॉज 2 के अंदर, वर्किंग नोट नंबर 3. वो भी टैक्सेबल. टोटल जो मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस सैलरी, और इस ग्रॉस सैलरी में से हम लोग माइनस करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16. 3 डिडक्शन है वर्किंग नोट नंबर 4 में, वो माइनस करेंगे. बाकी का इनकम फ्रॉम सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा, वो जो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड होगा. नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस मूव ऑन टू द अलाउंसेस, वर्किंग नोट नंबर 1. मैंने पहले ही बोला अलाउंसेस का मीनिंग क्या होता है? जो पर मंथ आपको फिक्स अमाउंट मिलती है वो, जबकि परक्विजिट यानी नॉन मॉनेटरी या तो रीएंबर्समेंट ऑफ द एक्चुअल एक्सपेंडिचर. सबसे पहला अलाउंस आता है डियरनेस अलाउंस. सी, जो इन्फ्लेशन के वजह से अपना एक्सपेंस बढ़ जाता है, उसको मिटिगेट करने के लिए जो फिक्स अमाउंट दी जाती है, दैट इज व्हाट? डियरनेस अलाउंस. अभी डियरनेस अलाउंस जो होता है ना, क्वेश्चन में आपको 2 चीजें दी रहेगी. पहला डीए, जिसका थोड़ा बहुत परसेंटेज होता है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, और बाकी का क्या हो गया? नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट. अब सर ये परसेंटेज फॉर्मिंग पार्ट और नॉट फॉर्मिंग पार्ट होता क्या है? सी, मैनी एट टाइम्स व्हाट हैपेंस कि जब तुम रिटायर होंगे तो तुम्हें कितनी अमाउंट दी जाएगी, वो ढूंढने के लिए एचआर डिपार्टमेंट तुम्हारी पुरानी सैलरी का बेस लेता है. तो उसमें पूरा डियरनेस अलाउंस वो लोग बेस में नहीं लेंगे, वो उसका कुछ परसेंटेज लेंगे. ये चीज पहले से तय कर दी जाती है कि कितना परसेंट लिया जाएगा एज अ बेस. ये सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है. पर आपके लिए आज तो आपको पूरा डीए मिल रहा है, पूरा डियरनेस अलाउंस, तो ये पूरा टैक्सेबल होता है, वेदर फॉर्मिंग पार्ट और नॉट फॉर्मिंग पार्ट. सो डियरनेस अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल. सेकंड आता है फॉरेन अलाउंस, सेक्शन 10 क्लॉज 7.
सी इफ यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यू आर वर्किंग इन अ वीजा ऑफिस, एनी एम्बेसी ऑफिस, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको उस कंट्री में सैलरी पे करेगी जो आपको यहां पे टैक्सेबल होती है। गवर्नमेंट आपको उस कंट्री में कुछ अलाउंसेस भी पे कर सकती है और परक्विजिट भी पे कर सकती है। सो इफ यू आर अ इंडियन सिटीजन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पेइंग यू अलाउंसेस और परक्विजिट फॉर रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, तो आपके लिए वो अलाउंस और परक्विजिट कंप्लीटली एग्जम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 7। हाउएवर, अगर कोई दूसरी कंपनी आपको फॉरेन अलाउंस पे करती है तो टैक्सेबल। गवर्नमेंट आपको फॉरेन अलाउंस पे करती है टू वर्क विद इन इंडिया तो भी टैक्सेबल, अगर आप आउटसाइड इंडिया है ना तो ही एग्जम्प्ट। देन हाउस रेंट अलाउंस, सेक्शन 10 क्लॉज 13A, अगर आपको जिस सिटी में आप रहते हो वहां भाड़े पे रहते हो तो वो भाड़े के खर्चे के लिए एक फिक्स अमाउंट दिया जाता है, हाउस रेंट अलाउंस। रिमेंबर, that is not fully taxable, that is not fully exempt, sometimes sometimes थोड़ा बहुत taxable। कितना हाउस रेंट अलाउंस एग्जम्प्ट होता है? 3 कंडीशन देखो, 3 कंडीशन के आंसर डिटरमाइन करो। डू विच एवर इज लोअर दैट मच विल बी एग्जम्प्ट, बैलेंस विल बी टैक्सेबल। पहली कंडीशन, एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड, जितना मिला उससे ज्यादा एग्जम्पशन तो जिंदगी में नहीं हो सकता, तो एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। और नंबर 2, अगर आप मेट्रो सिटी में रेंट पे करते हो, विच आर द मेट्रो सिटी, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, चेन्नई, then 50% of your salary will be exempt. And if you are paying rent in any other city, not a metro city, तो 40% आपकी सैलरी का एग्जम्प्ट हो जाएगा दूसरी कंडीशन के अंदर। तो मेट्रो सिटी है तो 50%, वरना 40%। तीसरी कंडीशन, आपने जो भी रेंट पे किया उसमें से 10% ऑफ सैलरी माइनस कर दो, वो आपकी तीसरी कंडीशन। सो एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड 50 और 40% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब ये दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन ध्यान से देखो, उसमें वर्ड आया सैलरी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी? बहुत सारे पर्पस के लिए सैलरी का मीनिंग जो यहां पे हम पढ़ेंगे वही होगा। यहां पे सैलरी का मीनिंग है बेसिक सैलरी प्लस उतना डियरनेस अलाउंस जितना रिटायरमेंट बेनिफिट का हिस्सा बनने वाला है, परसेंटेज ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, प्लस वही कमीशन जो परसेंटेज ऑफ टर्नओवर के बेसिस पे दिया जाता है। So here for us the salary is basic plus DA percentage plus commission percentage. Remember, मैं जब भी बोलूं basic plus DA percentage plus commission percentage, that means percentage forming part of retirement benefit plus commission percentage of turnover. अगर आपको एडवांस सैलरी भी मिल रही है तो ये सैलरी के मीनिंग के लिए यहां पे उसे ऐड मत करना, टैक्सेबल जरूर है, पर एचआरए का एग्जम्पशन ढूंढने के लिए जो सैलरी ढूंढेंगे उसमें आप एडवांस सैलरी ऐड करोगे नहीं। इसका मीनिंग तो ये भी होता है कि एचआरए का ये जो एग्जम्पशन है ना, वो टोटल 4 चीजों पे डिपेंडेंट है। सबसे पहला तो जो आपकी सैलरी है वो, दूसरा जो रेंट का खर्चा है वो, तीसरा जो एचआरए आपको मिल रहा है वो, और चौथा किस लोकेशन पे आप रेंट पे कर रहे हो वो। अगर ये 4 चीजों में से कोई भी एक चीज कभी भी बदल जाती है ड्यूरिंग द ईयर, तो पीरियड वाइज अलग अलग एग्जम्पशन कैलकुलेट करो। सिर्फ वैसे तो हम पूरे साल का एक ही एग्जम्पशन कैलकुलेट करते हैं, पर अगर मान लो ड्यूरिंग द ईयर इन 4 में से कोई भी एक चीज बदल गई तो आप क्या करोगे? तो उतने पीरियड का अलग से कैलकुलेट करो, पहले के पीरियड का अलग से एग्जम्पशन कैलकुलेट करो, टोटल एग्जम्पशन को मर्ज कर दो। अगर आप कहीं पे रेंट ही पे नहीं कर रहे हो और आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, अंडरस्टैंड इट इज फुल्ली टैक्सेबल, देयर इज नो एग्जम्पशन। और अगर आप ऑप्शनल टैक्स सिस्टम फॉलो कर रहे हो 115 BAC, तो भी आपको एचआरए का कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। फिर फोर्थ अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, सेक्शन 10 क्लॉज 14 सब क्लॉज 1 अलॉन्ग विथ रूल 2BB। कुछ ऐसे 6 अलाउंसेस है जहां पे एग्जम्पशन कितना, अलाउंस और द एक्सपेंडिचर विच एवर इज लोअर, आपने जो भी खर्चा किया या जो भी आपको अलाउंस मिला विच एवर इज लोअर विल बी एग्जम्प्ट। ये एग्जम्पशन दिया गया है 10 क्लॉज 14 सब क्लॉज 1 में, और ये 6 नाम बताए गए हैं रूल 2BB के अंदर। सर कौन से 6 नाम? शॉर्ट फॉर्म याद रखिए, कट हेड CUTHAD। C स्टैंड्स फॉर कन्वेयंस अलाउंस, घर से ऑफिस से क्लाइंट प्लेस से ऑफिस का खर्चा। U स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म अलाउंस, परचेस करो या मेंटेन करने का खर्चा। T स्टैंड्स फॉर टू ट्रैवल ट्रांसफर अलाउंस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफर होने का खर्चा। H स्टैंड्स फॉर हेल्पर अलाउंस, आपने अपने अंडर कोई असिस्टेंट रखा जिसकी सैलरी आपका एम्प्लॉयर रियम्बर्स कर रहा है। A स्टैंड्स फॉर एकेडमिक परस्यूट अलाउंस, हर महीना थोड़ा बहुत कुछ कोर्स परस्यू करने का खर्चा। D स्टैंड्स फॉर डेली अलाउंस, जो रूटीन के खर्चे होते हैं वो। सो CUTHAD, C स्टैंड्स फॉर कन्वेयंस, U स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म, T स्टैंड्स फॉर
टू ट्रैवल ट्रांसफर, H स्टैंड्स फॉर हेल्पर अलाउंस, A स्टैंड्स फॉर एकेडमिक परस्यूट अलाउंस, D स्टैंड्स फॉर डेली अलाउंस। ये 6 अलाउंसेस में एग्जम्पशन कितना, अलाउंस और एक्सपेंडिचर विच एवर इज लोअर। फॉर एग्जाम्पल मुझे यूनिफॉर्म अलाउंस मिल रहा है 1 लाख रुपया, खर्चा हो रहा है 90,000, टैक्सेबल कितना होगा, बाकी का 10,000। पर मान लो खर्चा हो रहा है 1,90,000, तो एग्जम्पशन कितना, अमाउंट ऑफ अलाउंस और एक्सपेंडिचर विच एवर इज लोअर 1 लाख, तो बाकी का 0 विल बी टैक्सेबल। अच्छा, अगर आप 115 BAC फॉलो करते हो तो सिर्फ 3 चीजों का ही एग्जम्पशन मिलेगा, कन्वेयंस, ट्रैवलिंग और डेली, बाकी का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। फिर आते हैं सर्टेन अलाउंसेस विच आर बेस्ड ऑन सर्टेन लिमिट, कुछ लिमिट पे डिपेंडेंट है। यानी कि यहां पे एग्जम्पशन क्या होगा, आपका अलाउंस और जो पर्टिकुलर लिमिट उन्होंने बताई है वो लिमिट विच एवर इज लोअर, यू डोंट हैव टू सी व्हाट इज द एक्चुअल एक्सपेंडिचर, इट इज गिवन अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 14 सब क्लॉज 2, और ये जो नाम है वो बताए गए हैं रूल 2 BB के अंदर अलोंग विद द लिमिट्स। सबसे पहला आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। नाउ व्हाट इज ट्रांसपोर्ट अलाउंस, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आने जाने का खर्चा। रिमेंबर, अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है किसी भी एम्प्लॉय को, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। पर अगर ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है किसी ब्लाइंड बंदे को, किसी हैंडीकैप को, किसी डिसेबल्ड बंदे को, तो 3200 पर मंथ तक का उसे एग्जम्पशन मिलेगा, अप टू 3200 पर मंथ। उससे ज्यादा मिल रहा है तो अप टू 3200 पर मंथ एग्जम्प्ट, उससे कम मिल रहा है तो पूरा एग्जम्प्ट। रिमेंबर, नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल। ब्लाइंड हैंडीकैप के लिए क्या होगा, 3200 पर मंथ एग्जम्प्ट। दूसरा, अगर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए आपका बॉस आपको खर्चे का रियंबर्समेंट या पर मंथ फिक्स अमाउंट दे रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा एग्जम्पशन, अप टू ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम अप टू 2 चिल्ड्रन। Means if I'm getting the allowance of let's say 80 per month per child, so 80 will be exempt. If I'm getting 120 per month for my 3 children, let's say, then exemption will be 100 per month for 2 child, balance will be taxable. हॉस्टल एक्सपेंस, अगर वो लोग हॉस्टल में रहते हैं उसका खर्चा भी एम्प्लॉयर देता है पर मंथ, तो 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम अप टू 2 चिल्ड्रन विल बी एग्जम्प्ट। यानी यहां पे एग्जम्पशन कितना किया उन्होंने, मैक्सिमम अप टू 300, पर वो भी कितना, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन। अगर आप कोई ट्राइबल एरिया में ट्रांसफर किए गए, कोई ट्राइब एरिया में, स्केड्यूल एरिया में ट्रांसफर किए गए, तो आपको एग्जम्पशन कितना मिलेगा, 200 पर मंथ, एवरेज पकड़ के चलो। तो कोई ट्राइबल एरिया में आपको भेज दिया गया तो एज अ कंपनसेशन आपको अलाउंस दिया, जिसका एग्जम्पशन कितना, अप टू ₹200 पर मंथ। सी, इसके अलावा भी बहुत सारे अलाउंस है इस लिस्ट में, पर कुछ है ना जो पर्टिकुलरली नोटिफिकेशन पे डिपेंड करते हैं और वो नोटिफिकेशन सिलेबस में नहीं है। सो व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर द लास्ट डे रिवीजन इज दिस 4 अलाउंस ओवर हियर। यहाँ पे एक्चुअल खर्चा कितना हुआ वो देखने की जरूरत नहीं है। अगर 115 BAC फॉलो करोगे तो ये एग्जम्पशन में से सिर्फ एक ही एग्जम्पशन मिलेगा, जो कि है ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर ब्लाइंड और हैंडीकैप अप टू 3200 पर मंथ, बाकी सब कुछ टैक्सेबल। फिर हमने जो भी एग्जम्पशन नहीं सीखा, अगर वो भी अलाउंस आपको मिलता है, देन रिमेंबर इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल, लाइक सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस। अच्छा, एंटरटेनमेंट अलाउंस याद रखना होता है पूरा टैक्सेबल व्हाइल कैलकुलेटिंग द ग्रॉस सैलरी, कुछ केसेस में आपको उसका डिडक्शन मिल जाता है अंडर सेक्शन 16। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो डिसेबल्ड नहीं है उनके लिए, टेलीफोन अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, फूड अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, और जो पहले ही हमने पढ़ा डियरनेस अलाउंस। इतने अलाउंसेस क्या हो जाते हैं, हमेशा फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है, देयर इज नो एग्जम्पशन ग्रांटेड फॉर दैट। सो दैट वाज आवर वर्किंग नोट नंबर 1, अलाउंसेस। नाउ विल स्टार्ट वर्किंग नोट नंबर 2, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। Now friends, let us start with working note number 2, retirement benefit. सबसे पहला उसमें आता है ग्रेजुइटी। ग्रेजुइटी मींस जब भी कोई एम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन में से रिटायर होता है तो उसे बहुत सारी चीजें दी जाती है। वन ऑफ देम इज टू शो द ग्रेटिट्यूड, एम्प्लॉयर उसे एक लमसम अमाउंट दे देता है, विच इज नोन एज व्हाट, ग्रेजुइटी। अगर ग्रेजुइटी तुम्हें रिटायरमेंट के पहले ही मिल चुकी थी while you was rendering the service, then it is never exempted, it is fully taxable. So number 1, ग्रेजुइटी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ योर रेंडरिंग सर्विस टैक्सेबल। पर अगर ग्रेजुइटी आपको मिल रही है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आफ्टर सर्विसेज आर रेंडर्ड, तो ये देखो आप कौन हो, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो कि आप अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपके लिए ये ग्रेजुइटी पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट।
इट मे बी 10 लाख, इट मे बी 20 लाख, इट मे बी 1 करोड़, फुल्ली एग्जम्प्ट। पर अगर आप अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो हमें देखना है कि क्या आपको कंपलसरी पेमेंट करना पड़ा था एम्प्लॉयर को अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972, या तो आपका एम्प्लॉयर कवर्ड नहीं है उस एक्ट के अंदर, उसने वॉलेंटरी पेमेंट किया। आपको एग्जाम में बोल दिया जाएगा वेदर ही वाज कवर्ड और नॉट कवर्ड। इफ ही वाज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972, तो 3 कंडीशन यहां पे देखनी है, और वो तीनों कंडीशन में से जो सबसे कम होगा दैट विल बी एग्जम्प्ट, व्हिचएवर इज लोअर विल बी एग्जम्प्ट। नंबर 1, एक्चुअल ग्रेजुएटी रिसीव्ड। ऑब्वियसली तुम्हारा एग्जम्पशन ग्रेजुएटी जो मिली उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, तो नंबर 1 एक्चुअल ग्रेजुएटी रिसीव्ड। नंबर 2, 15/26 into last salary drawn into completed year of service। क्यों सर 15/26? 4 जो संडे होते हैं एक महीने के वो निकाल दो, सो वर्किंग डेज प्रोबेबली उन्होंने देखे 15/26 into लास्ट सैलरी, जो पिछले महीने आपने सैलरी विड्रॉ की वो, मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। यहां पे ध्यान रखना कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में अगर मोर देन 6 मंथ है तो उसे पूरा साल कंसिडर करोगे। मींस 24 years and 5 months 24 years, 24 years 6 month still 24 years, 24 years and 7 month कहने से मोर देन 6 मंथ हो गया तो वो पूरा साल कंसिडर कर दो 25 years। अच्छा, 20 लाख तक जो भी ग्रेजुएटी आपको मिलेगी अप टू 20 लाख इट विल बी कंप्लीटली एग्जम्प्टेड। यहां पे भी एक वर्ड आया सैलरी, तो सवाल पूछना पड़ता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी। यहां पे सैलरी का मीनिंग है बेसिक प्लस डीए ऑल। ध्यान रखिए, अगर उन्होंने दूसरे एक्ट से सैलरी की डेफिनेशन उठाई होगी तो जनरली द डेफिनेशन इज बेसिक प्लस डीए ऑल, यानी पूरा डीए कंसीडर करो, कमीशन कंसीडर मत करो। पर अगर उन्होंने खुद से बनाया होगा तो बेसिक प्लस डीए परसेंटेज प्लस कमीशन परसेंटेज। सवाल आता है नाउ व्हाट इफ यू आर नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट, आपका एम्प्लॉयर आपको वॉलंटरीली दे रहा है ग्रेजुएटी, तो क्या? तो अगेन लोअर ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जम्प्ट। यहां पे पहली कंडीशन वही है, एक्चुअल ग्रेजुएटी रिसीव्ड। लास्ट कंडीशन भी वही है, ₹20 लाख। द ओनली डिफरेंस इज इन द सेकंड कंडीशन वेयर बाय 15 डिवाइड बाय 30, यहां था 15/26, यहां है 15/30 इनटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ। यहां पे आपको लास्ट मंथ सैलरी नहीं देखनी है, यहां पे आपको देखना है पिछले 10 महीने की एवरेज सैलरी, एंड मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज। ध्यान रखिए यहां पे कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस लेते वक्त आपको फ्रैक्शंस कंप्लीटली इग्नोर करने हैं, यानी अगर वो कंप्लीटेड ईयर है तो ही कंसिडर करो, चाहे कितने ही महीने हैं कंसिडर नहीं किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल 24 years and 8 month, यहां पे 24 years ही लेना है। पर यहां पे सैलरी का मीनिंग क्या होगा, वो अपना पुराना मीनिंग बेसिक प्लस डीए परसेंटेज प्लस कमीशन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। जैसे मैंने पहले ही बताया कि ग्रेजुएटी रिसीव ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट फुल्ली टैक्सेबल, और एक दूसरी चीज याद रखिए, आपके ग्रेजुएटी का जो टोटल एग्जम्पशन होगा फ्रॉम एनी एम्प्लॉयर कंबाइनली ड्यूरिंग योर एंटायर लाइफ कैन नॉट एक्सीड ₹20 लाख इफ यू आर अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो पूरा एग्जम्प्ट, अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अपनी पूरी जिंदगी में मैक्सिमम एग्जम्पशन किसी भी एम्प्लॉयर के पास से टोटल 20 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। Now, the second retirement benefit that you will get is what? Pension. Section 10 clause 10A। अभी देखो पेंशन जो होता है ना वो दो तरीके से मिल सकता है। पहला, आपका एम्प्लॉयर आपको रिटायरमेंट के बाद बोलता है कि मैं तुम्हें हर महीने कुछ अमाउंट दूंगा, हर क्वार्टर पे कुछ अमाउंट दूंगा। मींस ही इज नॉट गिविंग यू अ लमसम अमाउंट, ही इज गिविंग यू फ्रीक्वेंटली, एन्युअली, एन्युइटी, मंथली, लाइक दैट, विच इज कॉल्ड एज अनकम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन जो आपको लमसम नहीं मिल रहा है। कैन आई से सैलरी भी आपको हर महीने मिलता था, पेंशन भी आपको हर महीने मिलने वाला है, तो व्हाट इज द डिफरेंस इन दैट? और इसीलिए अगर एम्प्लॉयर के पास से पेंशन मिल रहा है हर महीने, देन इट विल बी टैक्सेबल फॉर एनी काइंड ऑफ एम्प्लॉय, वेदर यू आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और यू आर अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। पर अगर आपका एम्प्लॉयर आपको लमसम पेमेंट दे रहा है, कम्यूटेड, कि जा जितनी तेरी पेंशन की अमाउंट एक साथ लेके जा, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, फुल्ली एग्जम्प्ट। अगर आप अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो यहां पे गवर्नमेंट क्या बोलती है, हम लोग ये देखेंगे कि आपको रिटायरमेंट पे अगर ग्रेजुएटी भी मिल रही है और साथ में लमसम पेंशन मिल रहा है, आपको तो बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं, हम लोग आपको एग्जम्पशन कम देंगे। पर अगर आपको ग्रेजुएटी नहीं मिल रही है, सिर्फ पेंशन मिल रहा है, तो आपको तो बहुत कम अमाउंट मिल रही है, तो आपको टैक्सेबिलिटी कम देंगे, एग्जम्पशन ज्यादा दे देंगे। So if you are also in the receipt of gratuity, तो only 1/3 of the full pension will be exempt। ध्यान दीजिए, जो विड्रॉ कर रहे हो उसका 1/3 नहीं है, जो तुम्हारा टोटल पेंशन है उसका 1/3 है।
पर अगर तुम्हें ग्रेजुइटी नहीं मिल रही है तो तुम्हारे पूरे पेंशन का 1/2 एग्जम्प्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आई एम विड्रॉइंग 6 लाख रुपीज एट द रेट ऑफ 60% ऑफ माई टोटल पेंशन। ये मेरा विड्रॉल अमाउंट है, ये इतना परसेंट मैंने कम्यूट किया। लेट्स से आई एम नॉट इन रिसिप्ट ऑफ ग्रेजुइटी, तो मुझे बताओ एग्जम्पशन कितना होगा? कैन आई से 1/2 ऑफ टोटल पेंशन? यहां पे टोटल पेंशन कितना? 6 लाख डिवाइड बाय 60%, दैट विल बी 10 लाख रुपीज। 10 लाख रुपीज, उसका 1/2 कितना होता है? 5 लाख। यानी 6 लाख के विड्रॉल में से 5 लाख एग्जम्प्ट हो जाएगा, बाकी का 1 लाख रुपया टैक्सेबल हो जाएगा। समझ रहा है पीपल? यस और नो? एक और चीज, जब भी आप कम्यूटेड पेंशन विड्रॉ कर लेते हो, उस विड्रॉल के बाद आपको हर महीने जो भी पेंशन मिलता है वो उतने परसेंटेज से कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 1 अक्टूबर से लेट्स से विड्रॉल चालू किया और वो मंथली विड्रॉल था, कम्यूटेड नहीं था, मंथली था। मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे 5,000 पर महीना पेंशन देने का डिसाइड किया। सो दिस इज व्हाट अनकम्यूटेड आई एम रिसीविंग। अभी 31 दिसंबर को मुझे अचानक पैसों की जरूरत पड़ी, तो मैंने क्या किया? 31 दिसंबर को मेरे टोटल पेंशन का 50% विड्रॉ कर लिया। अब होगा क्या? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तुम्हें मंथली पेंशन कितना मिला था? 5,000 पर मंथ। जनवरी ऑनवर्ड्स जो तुम्हें पेंशन मिलेगा वो ऑटोमेटिकली 50% से रिड्यूस होके मिलेगा। यानी जनवरी ऑनवर्ड्स तुम्हें 5,000 पर मंथ नहीं मिलेगा, तुमने अपने टोटल पेंशन का 50% पहले ही विड्रॉ कर लिया, तो फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स यू विल गेट 5,000 पर मंथ इंस्टेड, विच इज आफ्टर डिडक्टिंग 50% कम्यूटेशन। ये हिडन एडजस्टमेंट है। आफ्टर कम्यूटेड पेंशन अनकम्यूटेड विल बी रिड्यूस्ड बाय दैट परसेंटेज। पता चल रहा है पीपल? देन लीव सैलरी, सेक्शन 10 क्लॉज 10AA, लीव सैलरी। सी कई सारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि आप पेड लीव्स लेते हो, यानी आप छुट्टी ले लो, एम्प्लॉयर आपका पैसा नहीं काटेगा। अभी इसमें भी 2 चीजें होती है। क्या 2 चीजें होती है? एक, एम्प्लॉयर आज आपका पैसा काट देगा और ये सारी लीव का पैसा वो एक जगह पे इकट्ठा करेगा और आप जब रिटायर होंगे तब एक साथ ये पूरा पैसा आपको दे दिया जाएगा, रिटायरमेंट बेनिफिट। या तो नंबर 2, हर महीने जितनी भी छुट्टी लोगे उसके कोई पैसे नहीं काटे जाएंगे, उसी महीने में आपको वो सैलरी दे दी जाएगी। अगर आपको ये लीव सैलरी मिल रही है ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, यानी जब आप काम कर रहे हो तभी उसका पैसा मिल गया, कोई पैसा नहीं काटा एम्प्लॉयर ने, तो कोई चिंता नहीं है, आपकी ये लीव सैलरी पूरी टैक्सेबल हो जाएगी, देयर विल बी नो एग्जम्पशन। पर अगर एम्प्लॉयर उस वक्त पैसा काट के इकट्ठा कर रहा था और आपके रिटायरमेंट के वक्त आपको ये लीव सैलरी का पैसा दे रहा है, तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वी हैव टू सी यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और अदर एम्प्लॉय। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आपसे थोड़ी पैसे लिए जा सकते हैं, फॉर यू लीव सैलरी विल बी फुल्ली एग्जम्प्ट। पर अगर आप अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, 4 कंडीशन देखो, एंड फ्रॉम दिस 4 कंडीशन विच एवर इज लोअर विल बी एग्जम्प्ट। यहां पे 4 कंडीशन है। नंबर 1 बहुत ही कॉमन, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, क्योंकि उससे ज्यादा एग्जम्पशन तो हो ही नहीं सकता। नंबर 2, टोटल सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, आप जब रिटायर हुए तब से पिछले 10 महीने की जो टोटल सैलरी आपकी होती है वो, उन्होंने वर्डिंग्स यूज किए हैं एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ मल्टीप्लाई बाय 10 मंथ, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? टोटल सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ। नंबर 4 क्या बोलते हैं? मैक्सिमम अप टू ₹3 लाख, यानी कि 3 लाख तक का ही एग्जम्पशन मिल पाएगा। एंड नंबर 4, कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव। अब ये कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव क्या है उस पर मैं आता हूं 1 मिनट के बाद, पर पहले यहां पे भी एक वर्ड आया, टोटल सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ। सवाल आता है, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी ओवर हियर? यहां पे सैलरी का मीनिंग है बेसिक प्लस डीए परसेंटेज प्लस कमीशन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, वही मीनिंग जो हम सदियों से सीखते आ रहे हैं ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव? लीव, कैश इक्विवेलेंट लीव का मीनिंग क्या? अभी समझो, मान लो मेरा जो एम्प्लॉयर है मुझे 1 साल में लेट्स से 25 दिन की छुट्टी देता है, पेड लीव्स, और लेट्स से मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 30 साल के लिए काम किया। तो मुझे बताओ, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अगर मैं सोचूं कि मैंने टोटल कितनी ग्रॉस लीव्स ली जिसका मुझे पैसा मिलने वाला है, तो कैन आई से इट विल बी 30 years मल्टीप्लाई बाय 25 days, दैट विल बी 750 days। मान लो इसमें से मैंने 200 दिन का पैसा जब मैं काम करता था तभी विड्रॉ कर लिया था, क्योंकि मुझे उस वक्त जरूरत थी, जो कि टैक्सेबल हो गया था उस वक्त, तो उतना पैसा मैं वापस थोड़ी आज लूंगा, तो 200 इसमें से माइनस कर दो। तो आपके रिटायरमेंट के वक्त आपको बेसिकली कितने दिन का पैसा मिलेगा? 550 days।
इसको मंथ में कन्वर्ट करो तो कितने मंथ होंगे? 550 डिवाइड बाय 30 यानी कि कैन आई से 18.33 मंथ होंगे। गवर्नमेंट बोला इसको एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ के साथ मल्टीप्लाई करो, वो तुम्हारा कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव। सिंपल। यानी मैंने क्या किया, ग्रॉस लीव माइनस ये देखो कितने दिन का पैसा ऑलरेडी तुमने ले लिया, तो बचेगा क्या? अनअवेल्ड लीव्स। ग्रॉस लीव माइनस अवेल्ड लीव्स तो मिलेगा अनअवेल्ड लीव्स इन टर्म्स ऑफ डेज। उसको डिवाइड बाय 30 करो तो तुम्हें मिल जाएगा अनअवेल्ड लीव्स इन टर्म्स ऑफ मंथ, और उसको मल्टीप्लाई करो एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ के साथ, वो तुम्हारी चौथी कंडीशन। पर यहां पे एक छोटा सा ट्विस्ट ये है कि इनकम टैक्स का ये एग्जम्पशन कैलकुलेट करते वक्त अगर तुम्हारा एम्प्लॉयर एक साल में 30 दिन से ज्यादा छुट्टी देता था, यहां पे ग्रॉस लीव काउंट करते वक्त हम लोग मैक्सिमम 30 डेज ही काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल, किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने 25 सालों के लिए काम किया और वहां पे एक साल में वो मुझे 40 दिन की छुट्टी देता था, यानी अगर मैं एम्प्लॉयर के हिसाब से देखने जाऊं तो ग्रॉस लीव होती है 1000 दिन की, पर इनकम टैक्स का ये एग्जम्पशन गिनते वक्त 1 ईयर विल बी मैक्सिमम 30 डेज, तो मुझे यहां पे ग्रॉस लीव कितना काउंट करना पड़ेगा? अगेन 750, 25 ईयर्स इंटू 30 डेज। फिर ये 750 में से अवेल्ड लीव्स माइनस करो, बाकी अगर पॉजिटिव आता है तो अनअवेल्ड लीव्स इन टर्म्स ऑफ डेज, डिवाइड बाय 30 करो अनअवेल्ड लीव्स इन टर्म्स ऑफ मंथ, और उसको एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ के साथ मल्टीप्लाई करो, वो तुम्हारी चौथी कंडीशन। यहां पे जब आप ईयर्स कैलकुलेट कर रहे हो कितने सालों के लिए काम किया, उस वक्त इग्नोर द फ्रैक्शन। आर यू गेटिंग दिस पीपल? यस और नो? नाउ आफ्टर दिस रिटायरमेंट बेनिफिट करके एक कंसेप्ट है, सेक्शन 10 क्लॉज 10 बी रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम सेक्शन 10 क्लॉज 10 सी। यहां पे मैंने कवर नहीं किया है बिकॉज इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। व्हाट आई हैव कवर्ड ओवर हियर, प्रोविडेंट फंड। देखो 4 तरीके के प्रोविडेंट फंड होते हैं। पहला होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है। दूसरा होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, या तो आप उसे बोल सकते हो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आरपीएफ या तो ईपीएफ, जो बाकी सारे एम्प्लॉय के लिए होता है। तीसरा होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो गवर्नमेंट के पास रिकॉग्नाइज नहीं होता है। देन लास्ट आता है सुपर एन्युएशन फंड, जहां पे मैच्योरिटी के बाद आपको लमसम जनरली नहीं मिलता पैसा, हर साल थोड़ा थोड़ा मिलता है, इसीलिए इसका नाम भी देखो क्या है, सुपर एन्युएशन फंड। अभी प्रोविडेंट फंड का कंसेप्ट क्या होता है, हर साल एम्प्लॉय की सैलरी में से थोड़ा पैसा काट के प्रोविडेंट फंड में डिपॉजिट करवाया जाएगा। उतना ही पैसा या उससे थोड़ा ज्यादा पैसा एम्प्लॉयर अपने पॉकेट से भी उसके पीएफ में डिपॉजिट करवाएगा। हर साल उस प्रोविडेंट फंड में इंटरेस्ट गवर्नमेंट देगा और मैच्योरिटी पे वो पैसा एम्प्लॉय को मिल जाएगा। मींस अगर मैं सोचूं हर साल टोटल कितनी चीजें हो रही है, हर साल एम्प्लॉय खुद कंट्रीब्यूशन दे रहा है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है और इस पे इंटरेस्ट मिल रहा है, और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी एक रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता है विच इज द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ प्रोविडेंट फंड। हमें यही सीखना है कि हर साल ये 3 एलिमेंट और मैच्योरिटी पे ये जो चौथा एलिमेंट है उसकी हर एक तरीके के प्रोविडेंट फंड में टैक्सेबिलिटी क्या होगी। सबसे पहला तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड जिसे शॉर्ट में हम लोग बुलाते हैं एसपीएफ, सेक्शन 10 क्लॉज 11। देखो जब मैं बात करता हूं एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, आपको जो बेसिक सैलरी क्वेश्चन में दी जाती है वो हमेशा ग्रॉस होती है, एम्प्लॉयर उसमें से ही पीएफ काट के आपको सैलरी पे करता है, यानी ऑलरेडी आपने वो चीज इनकम में ऐड कर ही दी है क्योंकि वो बेसिक सैलरी में इंक्लूसिव होती है। पर जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है पीएफ में, दैट इज अ वन काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। जैसे आप एफडी में इन्वेस्ट करते हो वैसे ही आपने पीएफ में इन्वेस्ट किया आपकी सैलरी में से, और इन्वेस्टमेंट आपकी इनकम में थोड़ी ऐड होता है। इन्वेस्टमेंट का आपको क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है। कौन से सेक्शन में, 80C के अंदर, सेक्शन 80C। तो जब भी हम लोग एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे हमारा क्वेश्चन आना चाहिए सर इसका डिडक्शन मिलता है कि नहीं मिलता। पर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कहना से मेरे प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो तो मेरी इनकम हो गई। उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड भी इनकम है, तो वहां पे हम लोग टैक्सेबल है कि नहीं वो बातें करेंगे। सबसे पहला बात करते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड की। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए होता है, क्या कुछ भी टैक्सेबल होना चाहिए? नहीं। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हर साल नॉट टैक्सेबल, इंटरेस्ट एवरी ईयर नॉट टैक्सेबल, इट इज एग्जम्प्ट। पर जो एम्प्लॉय खुद कंट्रीब्यूट करेगा उसके लिए 80C का डिडक्शन मिलेगा, और मैच्योरिटी पे जब ये पूरा लमसम अमाउंट मिलेगा देन इट विल बी फुल्ली एग्जम्प्ट। सो दैट इज अ प्योर बेनिफिट। अगर हम बात करते हैं रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की या तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की, जो हर साल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है इट विल बी एग्जम्प्ट अप टू 12% ऑफ द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। सेक्शन 7 में लिखा गया है अप टू 12% ऑफ सैलरी इट विल बी एग्जम्प्टेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी ओवर हियर?
बेसिक प्लस डीए परसेंटेज प्लस कमीशन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। फॉर एग्जांपल, मेरा एम्प्लॉयर मेरे प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है 15 लाख, लेट अस अज्यूम मेरी सैलरी है 100 लाख। एग्जम्पशन कितना मिलेगा? 100 lakhs into 12%, यानी कि 12 lakh will be exempt, the remaining 3 lakh will be what? Taxable. So आपको क्या करना है? हाँ, इसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट है, पर अभी सिर्फ आपका जनरल बेसिक नॉलेज के लिए मैंने बता दिया कि अप टू 12% ऑफ सैलरी इट विल बी एग्जम्प्ट। हाउएवर जो इंटरेस्ट आपको प्रोविडेंट फंड पे मिलता है, गवर्नमेंट बोली ऐसा अज्यूम करो कि अगर 9.5% के हिसाब से मिलता तो कितना मिलता? उतना एग्जम्प्ट, बाकी का टैक्सेबल। मीनिंग देयर बाय, अगर मान लो मुझे प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट मिलता है 14% के हिसाब से 14,000, तो ये सोचो कि अगर मुझे 9.5% के हिसाब से मिलता तो कितना मिलता? क्या नहीं से 9.5% के हिसाब से मिलता तो 9500 मिलता। हाँ, तो बाकी का 4500 टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहां पे इंटरेस्ट का क्या करना है? इफ इट वुड हैव बीन रिसीव्ड अप टू 9.5% पर एनम, दैट व्हाट वुड हैव बीन द एग्जम्पशन। अच्छा, जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है उसका एटीसी के अंदर डिडक्शन मिल जाएगा। जो मैच्योरिटी पे प्रोविडेंट फंड की अमाउंट मिलेगी वो उसकी टैक्सेबिलिटी समझाता हूं। अगर मैच्योरिटी पे आपको जो अमाउंट मिल रही है, प्रोविडेंट फंड का अकाउंट खुलवाने के 5 साल के बाद आप विड्रॉ कर रहे हो, आफ्टर 5 years ऑफ रेंडरिंग द सर्विस, तो वो कंप्लीटली एग्जम्प्ट होगी, कुछ टैक्सेबल नहीं होगा। अगर 5 साल के पहले विड्रॉ करना पड़ा बिकॉज ऑफ एनी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ एनी मेंबर, बिकॉज ऑफ इल हेल्थ वगैरह वगैरह, तो भी इट विल बी एग्जम्प्ट, इट वॉन्ट बी टैक्सेबल। यानी कि अगर तुमने 5 साल के पहले पैसा विड्रॉ कर लिया बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन विच यू कुड हैव अवॉइडेड, तो जाके वो प्रोविडेंट फंड का पूरा पैसा आपके हाथों में टैक्सेबल हो जाएगा। हाँ, मान लो 5 साल के पहले तुमने पैसा विड्रॉ नहीं किया, किसी दूसरे प्रोविडेंट फंड में या गवर्नमेंट के एनपीएस फंड में ट्रांसफर कर दिया। तुमने विड्रॉ नहीं किया 5 साल के पहले, तुमने क्या किया? दूसरे पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, दूसरी कंपनी के पीएफ में, या तो एनपीएस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया, नेशनल पेंशन स्कीम, तो भी वो एग्जम्प्ट होगा। तो सिंपल याद रखो, 5 साल के पहले अगर विड्रॉ करते हो ड्यू टू एनी अदर रीजन दैट इज नॉट अनअवॉइडेबल, तो जाके आपका पैसा टैक्सेबल हो जाएगा। बात करते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की, जिसका गवर्नमेंट ने कोई अप्रूवल नहीं दिया हुआ है। बात करते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की, जिसका गवर्नमेंट ने अप्रूवल तुम लोगों को नहीं दिया हुआ है। तो जनरली ऐसे केसेस में अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। पर देखो बोला क्या, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नॉट टैक्सेबल ईयरली, नॉट टैक्सेबल बोल दिया, इंटरेस्ट नॉट टैक्सेबल। हाँ, जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा उसको उसे एटीसी के अंदर डिडक्शन भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलना चाहिए, ऑब्वियसली नहीं मिलना चाहिए। पर जब तुम ये पैसा मैच्योर करोगे, विड्रॉ करोगे, एक साथ पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। इंसान को थोड़ा थोड़ा जहर हर रोज दो, उसके साथ उसके अलावा एक अच्छी बात क्या होती है? एक साथ पूरी बोतल पिला दो, बात ही खत्म हो जाए, ये वो बात हुई। हर साल थोड़ा थोड़ा टैक्सेबल करो, उससे अच्छा मैच्योरिटी पे पूरा टैक्सेबल कर दो, ज्यादा टैक्स मिलेगा, ज्यादा स्लैब रेट से टैक्स मिलेगा। अभी सवाल आता है कि ये मैच्योरिटी टैक्सेबल तो हो गई, पर कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? देखो, जब आप ये पैसा विड्रॉ करोगे ना, तो आपको बेसिकली इसमें से 4 एलिमेंट मिलेंगे। कौन से 4 एलिमेंट? पहला, जो आपने कंट्रीब्यूट किया था वो आपको वापस मिलेगा। दूसरा, आपके कंट्रीब्यूशन पे भी तो इंटरेस्ट होगा, वो आपको मिल रहा है। एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया होगा, वो आपको मिल रहा है, और उसका भी तो इंटरेस्ट हुआ होगा, वो भी आपको मिल रहा है। याद रखो, जितना भी पैसा आपको एम्प्लॉयर की वजह से मिलता है, ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। यानी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन या तो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा। अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है तो वो तो आपका खुद का इन्वेस्टमेंट आपको वापस मिल रहा है, वो आपकी इनकम थोड़ी है, वो तो इनफ्लो है। जबकि आपके कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट मिलता है दैट इज कंप्लीटली टैक्सेबल अंडर द हेड आईएफओएस, बिकॉज इट इज लाइक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो दैट वाज टैक्सेबिलिटी ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। बात करते हैं सुपर एन्युएशन फंड की, सेक्शन 10 क्लॉज 13। सिंपल है, हर साल एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करेगा अप टू 1,50,000 एग्जम्प्ट, उसके ऊपर की अमाउंट टैक्सेबल। पर जितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा इट विल बी कंप्लीटली एग्जम्प्ट। जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा उसके लिए उसे एटीसी में डिडक्शन मिलेगा। और मैच्योरिटी पे याद रखो, अगर आपको एन्युअली पैसा मिल रहा है, एन्युइटी, तो यही तो इसका मेन फ्लेवर है, एन्युइटी, एग्जम्प्ट। डेथ के ऊपर लीगल हेड को पैसा मिलता है, एग्जम्प्ट। आप इनकैपेसिटेड हो गए, डिसेबल्ड हो गए और इसके लिए आपको पैसा मिल रहा है, एग्जम्प्ट।
इसके अलावा किसी रीजन की वजह से आपने लमसम पैसा विड्रॉ किया सुपर एन्युएशन का, टैक्सेबल। सो दैट इज व्हाट आई हैव रिटन इन दिस नोट 3 आल्सो। इसके अलावा और एक प्रोविडेंट फंड है विच इज कॉल्ड एज पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ, पर यहां पे कवर नहीं कर रहा हूं। द रीजन इज वो सिर्फ एम्प्लॉय के लिए नहीं होता, वो कोई भी इंसान खुलवा सकता है, मैं, आप, कोई भी। उसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट भी नहीं करता, उसका भी थोड़ा बता दूं। जो आप कंट्रीब्यूशन दोगे पीपीएफ में अप टू 1,50,000 एग्जम्प्ट, इंटरेस्ट उसका टोटली एग्जम्प्ट होता है और मैच्योरिटी पे भी कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होती, वो भी कंप्लीटली एग्जम्प्ट होता है। एक अमेंडमेंट है जो आपके अटेम्प्ट से एप्लीकेबल हुआ है, विच आई एम एक्सपेक्टिंग इन योर एग्जाम आइदर एज अ एमसीक्यू और एज अ वन लाइनर इन द मेन क्वेश्चन। फ्रॉम प्रीवियस ईयर 2021 गवर्नमेंट ने बड़े बड़े सैलराइड लोगों को थोड़ा टैक्सेबिलिटी बढ़ा दिया। लोग क्या करते थे, पहले ढेर सारा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करवा देते थे पीएफ में, सुपरएन्युएशन फंड में, नेशनल पेंशन स्कीम में, क्योंकि अभी उन्हें पैसों की जरूरत नहीं है। और इसी वजह से अप टू 12% ऑफ सैलरी, अप टू 1,50,000 पर एनम, ये कर करके वो लोग बहुत सारा एग्जम्पशन क्लेम कर लेते थे। फॉर एग्जांपल अभी बोला 15 लाख का एम्प्लॉयर पीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है, मेरी सैलरी है 100 लाख, तो ये 15 लाख में से 12 लाख रुपया एग्जम्प्ट होके सिर्फ 3 लाख रुपया टैक्सेबल होता था, राइट। अभी गवर्नमेंट बोली तुम्हारा एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है तुम्हारे पीएफ में, सुपरएन्युएशन फंड में या तो एनपीएस में, वो तीनों में एम्प्लॉयर का टोटल कंट्रीब्यूशन मिला के 7.5 लाख से ज्यादा एग्जम्पशन नहीं ले पाओगे। यानी यहां पे अभी मैं 12 लाख का एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर पाऊंगा। व्हाट विल बी माय एग्जम्पशन? एग्जम्पशन एज पर द इनकम टैक्स प्रोविजंस और 7,50,000 पर एनम विच एवर इज लोअर। तो यहां पे 12% यूज करके भले मेरा एग्जम्पशन 12 लाख आ रहा है, पर मैं मैक्सिमम एग्जम्पशन कितना क्लेम कर पाएगा? 7.5 लाख। तो यहाँ पे 3 लाख की जगह पे मुझे 7,50,000 अभी टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबिलिटी बढ़ गई। और ये 7.5 लाख के ऊपर के कंट्रीब्यूशन के जितना प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट एलिमेंट है, वो इंटरेस्ट भी टैक्सेबल हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? यस और नो? ये अमेंडमेंट है, याद रखना, विच इज इफेक्टिव फ्रॉम प्रीवियस ईयर 2021। ये तो हम लोगों ने बातें कर ली रिटायरमेंट बेनिफिट की। चलो बातें करते हैं परक्विजिट की, वर्किंग नोट नंबर 3। Now what is perquisite? Many times it happens कि आपका एम्प्लॉयर आपको हर महीने फिक्स अमाउंट नहीं देता है, आपको डायरेक्टली फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि घर दे दिया, गाड़ी दे दी, स्कूल में एडमिशन दे दिया घर के किसी लोगों का, या हॉस्पिटल में कोई फ्री की ट्रीटमेंट दे दी, कोई मूवेबल असेट यूज करने के लिए दे दी, अपनी मूवेबल असेट सस्ते दाम में तुम्हें बेच दी, या तो तुम्हारा जो खर्चा होता है उसका ही एक्चुअल रीएम्बर्समेंट करवा देता है एम्प्लॉयर, नॉट द एग्जैक्ट अमाउंट, नॉट द मंथली अमाउंट। तो ये चीजें क्या हो गई? ये हो गया परक्विजिट। यहां पे हम लोग जनरली एग्जम्पशन की बातें नहीं करने वाले, यहां पे हमारा मेन क्वेश्चन रहेगा दैट हाउ मच विल बी टैक्सेबल, वैल्यू कैसे निकालनी। सबसे पहला परक्विजिट आता है वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। तुम्हें रहने के लिए घर दिया, फ्लैट दिया, फार्म हाउस, होटल, मोटल, इन, गेस्ट हाउस जैसा कुछ भी दिया। एज पर रूल 3 सब रूल 1 हम लोगों को ये देखना है। रूल 3 सब रूल 1 याद रखो, अगर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को ये फैसिलिटी दी गई, इट इज नेवर टैक्सेबल फॉर देम। नाउ इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये देखो कि अकोमोडेशन तुम लोगों ने किसको दिया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया या अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया तो तुम्हें कुछ परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट हर साल की एक वैल्यू डिटरमाइन करती है जिसका नाम है लाइसेंस फी। वो लाइसेंस फी उठाओ और सीधा टैक्सेबल कर दो, जो कि क्वेश्चन में दी रहेगी। सो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या होगा, जो लाइसेंस फी है पर ईयर वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर हम लोग बात कर रहे हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो ये देखो अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है कि नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है। ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, यानी कि ऐसा हो सकता है ना कि तुम्हारा एम्प्लॉयर वो घर खरीद के बैठा है और तुम्हें दे रहा है, या दूसरा ये भी हो सकता है कि वो किसी और को भाड़ा पे कर रहा है और तुम उसमें फ्री में रह रहे हो, मजे कर रहे हो। अगर अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर तो जनरली कोई तो ऐसा खर्चा है जो एम्प्लॉयर कर रहा है, या कोई तो ऐसा खर्चा है जो तुम करने वाले थे पर तुम्हारा खर्चा बच गया, वो तुम्हें टैक्सेबल होना चाहिए। और इसीलिए टैक्सेबिलिटी क्या होगी? इट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन विच यू आर पेइंग द रेंट। जिस सिटी में रेंट पे करते हो, अगर उसकी पॉपुलेशन 10 लाख या उससे कम है तो तुम्हारी सैलरी का 7.5% टैक्सेबल हो जाएगा। अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा पर 25 लाख या उससे कम है तो 10% सैलरी का टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर 25 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है तो 15% सैलरी का टैक्सेबल हो जाएगा। यहां पे पॉपुलेशन कब की देखोगे? 2001 के सेंसस की। यहां पे सैलरी का मीनिंग क्या होगा?
बेसिक प्लस डीए परसेंटेज प्लस बोनस if it is received plus commission, every kind of commission plus all taxable allowances. Sir, what is taxable allowances? मान लो 5,000 का हाउस रेंट अलाउंस मिलता था जिसमें 4,000 एग्जम्प्ट हो गया, टैक्सेबल कितना करने वाला हूं 1,000, तो यहां पे डेफिनेशन में ऐड कितना करूंगा 1,000, पर ये परक्विजिट के वैल्यू के लिए डेफिनेशन थी। अगर ये अकोमोडेशन नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, टू आर वेरी मच सरप्राइज, लोअर ऑफ द फॉलोइंग विल बी टैक्सेबल, लोअर विल बी टैक्सेबल। नंबर 1, एक्चुअल रेंट पेड, जो एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा है, जो एम्प्लॉयर रेंट पे कर रहा है उसके सही ओनर को, या तो 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, यानी तुम्हें 15% ऑफ सैलरी से ज्यादा कभी भी यहां पे टैक्सेबल नहीं हो सकता। सैलरी का मीनिंग यही सेम जो नीचे लिखा हुआ है। अगर तुम्हारा एम्प्लॉयर तुम्हें फर्निश्ड अकोमोडेशन दे रहा है, तो देखो फर्निश्ड अकोमोडेशन का मीनिंग क्या होता है, कैन आई से अनफर्निश्ड अकोमोडेशन प्लस फर्नीचर। तो तुम क्या करो, पहले अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू निकालो बेस्ड ऑन द फैक्ट के गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। वो वैल्यू निकालने के बाद क्या करोगे, उसमें फर्नीचर की वैल्यू ऐड कर दो, सिंपल। अभी फर्नीचर की वैल्यू कैसे ऐड करनी है, रूल 3 सब रूल 7। ये देखो कि फर्नीचर एम्प्लॉयर का खुद का है या वो भी भाड़े पे लाया हुआ है। अगर फर्नीचर एम्प्लॉयर का खुद का है तो हर साल वो एक डेप्रिसिएशन का खर्चा कर रहा है जो तुम एंजॉय कर रहे हो, तो वो तुम्हें टैक्सेबल होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी इनकम। तो यहां पे अगर फर्नीचर एम्प्लॉयर का खुद का है तो टैक्सेबिलिटी कितनी, ऑलवेज 10% पर एनम ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। तेल लेने गया, कितना डेप्रिसिएशन वो अपनी बुक्स में प्रोवाइड करता है, आई डोंट केयर, मैं हमेशा वैल्यू निकालूंगा बेस्ड ऑन 10% पर एनम ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, यानी कि एसएलएम मेथड हो गया, डब्ल्यूडीवी नहीं। और अगर वो भाड़े से लेके आया है तो एम्प्लॉयर को पूछो फर्नीचर का कितना रेंट पे करते हो, वो मेरा परक्विजिट। अच्छा, यहां पे जब मैं बात करता हूं फर्नीचर की, इट इंक्लूड्स ऑल द हाउस होल्ड अप्लायंसेस लाइक रेडियो, टीवी, फ्रिज, एसी, वो सब आ गया। मान लो यहां पे घर या फर्नीचर उन्होंने पूरे साल के लिए नहीं दिया, 6 महीने के लिए दिया, तो जो सैलरी का डेफिनेशन है वो 6 महीने का निकालो और उस पर रिस्पेक्टेड परसेंटेज यूज करो। जो 10% पर एनम कर रहे हो वो भी सिर्फ 6 महीने के लिए यूज करो, यानी कि ये वैल्यू तुम्हें सिर्फ उतने ही पीरियड के लिए निकालनी है जितने पीरियड के लिए तुम्हारे पास वो असेट थी, तुमने उसका यूज किया। उसके अंदर दूसरे भी पॉइंट्स है लाइक होटल का अकोमोडेशन, 2 अकोमोडेशन एक साथ, बट नॉट रिलेवेंट फॉर द लास्ट डे, दिस इज जस्ट फॉर इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो आई एम नॉट कवरिंग दैट। देन वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट कंसेशनल रेंट, दिस इज मच 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 सिंपलर। मान लो तुम्हें जो फर्निश्ड अकोमोडेशन या अनफर्निश्ड अकोमोडेशन दिया गया है उसकी वैल्यू अगर हम पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 के हिसाब से निकाले तो आती है 1 लाख रुपया। सामने तुम्हारा एम्प्लॉयर तुम्हारे पास से रिकवरी कर रहा है हर साल, मान लो रिकवरी कर रहा है सिर्फ 30,000 रुपया, तुम्हें नेट बेनिफिट कितना हुआ, क्या नहीं से 1 लाख की चीज मिल रही है, 30,000 रुपया पे कर रहे हो, 70,000 नेट बेनिफिट हुआ, तो परक्विजिट टैक्सेबल भी कितना होना चाहिए 70,000। तो क्या करने का, पहले वैल्यू निकालो, उसमें से रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉयर माइनस करो, यानी एम्प्लॉय के पास से जो रिकवरी हो रही है वो माइनस करो, बैलेंस इफ पॉजिटिव विल बी टैक्सेबल। मान लो तुम्हारा एम्प्लॉयर तुम्हें डोमेस्टिक सर्वेंट की फैसिलिटी दे रहा है, यानी गार्डनर, स्वीपर, पर्सनल अटेंडेंट जैसे लोग दे दिए जो तुम्हारा घर में काम करेंगे या तुम्हारा हेल्प करेंगे। तो ये पूछो कि एम्प्लॉयर तू उन लोगों को कितनी सैलरी पे कर रहा है हर साल। मान लो एम्प्लॉयर उन्हें सैलरी पे कर रहा है हर साल फॉर अमाउंटिंग टू रुपीज लेट्स से 1 लाख रुपीज, और तुम्हारे पास से रिकवरी हो रही है सिर्फ 10,000 रुपए की, तो तुम्हें बेनिफिट कितने का मिला, 1 लाख की सर्विस मिल रही है, सामने 10,000 रुपया पे कर रहे हो, 90,000 का बेनिफिट मिला। हाँ, तो बस वो तुम्हारा परक्विजिट, यानी कि एक्चुअल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर माइनस रिकवरी, बैलेंस इफ पॉजिटिव विल बी टैक्सेबल। फिर आता है वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्री एजुकेशनल फैसिलिटी, सेक्शन 3 सबसेक्शन 5, सॉरी रूल 3 सब रूल 5। यानी कि तुम्हें है ना एजुकेशनल फैसिलिटी, स्कूल, कॉलेज, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वेबिनार, इन सारी चीजों में भेजा, उसका सीधा फीस उसने पे कर दिया या तो तुम्हें रियम्बर्स कर दिया एग्जैक्ट अमाउंट। ये पूछो कि एजुकेशनल फैसिलिटी किसको मिली, एम्प्लॉय को खुद को मिल रही है या उसके किसी भी दूसरे फैमिली मेंबर को मिल रही है। अगर ये फैसिलिटी एम्प्लॉय को खुद को मिल रही है तो ये अल्टीमेटली एम्प्लॉयर का ही फायदा होगा, क्योंकि वो सारी चीजें तुम उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज करोगे, और इसीलिए अगर एम्प्लॉय को ये फैसिलिटी मिलती है तो इट इज नॉट टैक्सेबल फॉर द एम्प्लॉय। पर अगर ये फैसिलिटी मिल रही है किसी भी दूसरे हाउस होल्ड मेंबर को, कोई भी फैमिली मेंबर, तो अब ये एम्प्लॉयर का थोड़ी फायदा है, ये तो क्लीन तुम्हारा फायदा है।
तो ये पूछो कि क्या जो स्कूल या कॉलेज में एडमिशन दिया गया तुम्हारे फैमिली मेंबर को, जिसकी फीस एम्प्लॉयर ने रीइंबर्स करके दी, वो स्कूल या कॉलेज एम्प्लॉयर का खुद का है या तो उसका उसके साथ टाई अप है, या तो ये स्कूल कोई थर्ड पार्टी है जिसका सीधा रीइंबर्समेंट एम्प्लॉयर कर रहा है। अगर ये कोई थर्ड पार्टी है जिसका सिर्फ रीइंबर्समेंट एम्प्लॉयर कर रहा है तो एम्प्लॉयर को पूछो कितनी फीस रीइंबर्स की, कितना फी पे किया तूने उस स्कूल या कॉलेज को, वो मेरा परक्विजिट, क्योंकि वो मेरा बेनिफिट है। पर अगर ये स्कूल एम्प्लॉयर का खुद का है या तो उसका टाई अप है किसी स्कूल के साथ, तो अब ये पूछो कि उस स्कूल या कॉलेज के अंदर दूसरे स्टूडेंट्स भी अलाउड है जो एम्प्लॉय के रिलेटेड नहीं है। अगर हां, तो स्कूल उनके पास से कितना फीस चार्ज कर रही है, वो तुम्हारे लिए मार्केट वैल्यू हो गया, वो तुम्हारे लिए टैक्सेबल होना चाहिए, उतना तुम्हें बेनिफिट मिल रहा है। तो if the school is an open school wherein all the students are allowed, then what will be the taxable value? Fees charged from other student. But if the school is or college is closed school, जहां पे दूसरे लोग अलाउड नहीं है, तो तुम दूसरी वैल्यू यहां पे नहीं निकाल सकते। तो ये देखो कि इसी एरिया में अगर दूसरी कोई स्कूल या कॉलेज है तो वो अपने स्टूडेंट के पास से कितना फीस चार्ज कर रही है फॉर सेम काइंड ऑफ एजुकेशन, वो तुम्हारा मार्केट वैल्यू हो गया। सो इफ द स्कूल और कॉलेज इज अ क्लोज स्कूल, तो what will be taxable value? Fees charged by other institute in similar locality providing similar facility. ये सारी वैल्यू में से अगर तुम्हारे पास से कोई रिकवरी की गई उसे माइनस करो, बैलेंस इफ पॉजिटिव विल ओनली बी टैक्सेबल। पर याद रखो एक छोटा सा एग्जम्पशन यहां पे दिया गया है। व्हाट इफ स्कूल इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयज चिल्ड्रन इज गोइंग इनटू दैट स्कूल, and whatever taxable value we determine based on the fees charged from other student or the fees charged by other institute from its student, अगर वो वैल्यू 1000 पर मंथ पर चाइल्ड से कम है, 1000 पर मंथ पर चाइल्ड, उससे 1000 से कम है ये अमाउंट, तो कुछ टैक्सेबल नहीं होगा, पूरा एग्जम्प्ट। पर अगर ये मार्केट वैल्यू 1000 पर मंथ से ज्यादा है तो यहां पे दो व्यू लिए जाते हैं। नंबर वन, मान लो फीस चार्ज फ्रॉम अदर स्टूडेंट इज पर मंथ 1200 रुपीज, तो यहां पे दो व्यू हो सकते हैं। नंबर वन, पूरा 1200 रुपया टैक्सेबल कर दो और उसमें से रिकवरी माइनस करके जो बचता है दैट विल बी एडेड टू द इनकम। या तो दूसरा व्यू, 1000 तक का एग्जम्पशन तो मिलेगा, सिर्फ बाकी का 200 टैक्सेबल होगा, जिसमें से आगे तुम रिकवरी माइनस करो, बाकी का टैक्सेबल। तो अगर वैल्यू 1000 तक है तो पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा, अगर वैल्यू 1000 से ज्यादा है तो दो व्यू लिए जा सकते हैं। नंबर वन फुल्ली टैक्सेबल, नंबर व्यू ओनली अबव 1000 टैक्सेबल। सर हम लोग कौन सा व्यू फॉलो करें? फुल्ली टैक्सेबल करके आ जाओ, जनरली आईसीआई वही व्यू फॉलो करती है, फुल्ली टैक्सेबल इफ इट इज मोर देन 1000। पर याद रखो ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगा अगर चिल्ड्रन के अलावा कोई पढ़ने जा रहा है, ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगा अगर स्कूल एम्प्लॉयर की खुद की नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? यस और नो? The very next perquisite which is coming into the picture is leave travel concession, LTC जिसे शॉर्ट में हम लोग बुलाते हैं, लीव ट्रैवल कंसेशन। Now what is leave travel concession? कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉय को बोलता है कि तू अपनी फैमिली के साथ वैकेशन मनाने जा, तेरा आने जाने का जो ट्रैवलिंग का टू एंड फ्रो का खर्चा है वो मैं पे करके दूंगा। और ये जो ट्रैवलिंग का खर्चा एम्प्लॉयर पे कर रहा है वो एम्प्लॉय का तो परक्विजिट हो गया। पर सेक्शन 10 क्लॉज 5 के अंदर गवर्नमेंट बोला 4 कैलेंडर ईयर के ब्लॉक में 2 बार की गई जर्नी को हम लोग एग्जम्प्ट कर देंगे। क्या बोला? 4 कैलेंडर ईयर में 2 बार की गई जर्नी को हम लोग एग्जम्प्ट कर देंगे, उसके ट्रैवलिंग का खर्चा अगर एम्प्लॉयर रियम्बर्स करता है तो टैक्सेबल नहीं होगा। अभी कौन सा ब्लॉक चल रहा है? 2018 से 2021, मीनिंग देयर बाय इफ यू डू एनी जर्नी फ्रॉम 2018 टू 2021 काश कर सकते। अगर 2018 से 2021 के बीच में तुम लोग वैकेशन मनाने जा रहे हो किसी दूसरी जगह पे और उसका ट्रैवलिंग का खर्चा एम्प्लॉयर रियम्बर्स कर रहा है, तो 2 बार की जर्नी का पैसा एग्जम्प्ट हो जाएगा और तीसरी बार की जर्नी का भी पैसा अगर एम्प्लॉयर दे रहा है तो वहां से टैक्सेबल। ये एग्जम्प्ट तभी होगा अगर ट्रैवल तुमने किया है एनीवेयर विद इन इंडिया, नॉट आउटसाइड इंडिया। और कितने कितने ट्रैवलर के लिए ये एग्जम्प्ट होगा? एम्प्लॉयज प्लस हिज फैमिली मेंबर। और यहां पे फैमिली कौन है? स्पाउस, चिल्ड्रन, ये दोनों हो सकते हैं डिपेंडेंट या तो इंडिपेंडेंट। पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, बट दे शुड बी कंप्लीटली डिपेंडेंट। हियर दे डू नॉट इंक्लूड ग्रैंड पेरेंट्स, इन लॉज एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 2018 से 2021 में मैं पहली बार घूमने जा रहा हूं, विद इन इंडिया घूमने जा रहा हूं। ट्रैवलर कौन कौन है? मी, माई सेल्फ, माई स्पाउस,
my children, but children are independent. Parents are dependent. Let's say brother is also there, brother is dependent, sister is also there, sister is independent, and my friends and my grandparents. Now see, मेरे लिए जो खर्चा मेरा एम्प्लॉयर रियम्बर्स करेगा exempt, स्पाउस के लिए करेगा exempt, चिल्ड्रन के लिए करेगा, डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट फर्क नहीं पड़ता, exempt, पेरेंट्स फैमिली में आते हैं exempt, ब्रदर डिपेंडेंट है फैमिली में आता है exempt, सिस्टर इंडिपेंडेंट हो गई फैमिली में नहीं कवर होगी, उसका पैसा टैक्सेबल होगा मुझे परक्विजिट के तौर पे. फ्रेंड्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स नेवर कवर्ड विद इन द मीनिंग ऑफ फैमिली, ऑलवेज टैक्सेबल. सर यहां पे चिल्ड्रन की कोई लिमिट है क्या? ये देखो, अच्छा मैं जो ये चिल्ड्रन का मीनिंग समझा रहा हूं वो सिर्फ लीव ट्रैवल कंसेशन के टॉपिक के लिए ही यूज करना. ये देखो चिल्ड्रन का बर्थ कब हुआ है. इफ द बर्थ इज प्रायर टू 1 अक्टूबर 98, तो कितने ही नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो सबके पैसे एग्जम्प्ट हो जाएंगे. अगर बर्थ हुआ है ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 1998, ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 1998, तो मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए एग्जम्पशन मिलेगा. अगर 3 चिल्ड्रन लेके जा रहे हो तो 2 तक एग्जाम, तीसरा टैक्सेबल. पर मान लो 1 अक्टूबर 98 के बाद हुआ ऐसा दैट द फर्स्ट चाइल्ड वाज अ सिंगल चाइल्ड एंड व्हाट द सेकंड चाइल्ड दे केम ट्विंस, मल्टीपल बर्थ. I mean, पहला सिंगल चाइल्ड है, दूसरा ट्विंस, या तो मल्टीपल बर्थ हो गया, टोटल 2 से ज्यादा चले गए, बट इट वाज विदाउट द फॉल्ट, एंड दैट्स व्हाई गवर्नमेंट सेड वी विल काउंट इट एज 2 चिल्ड्रन ओनली, यू विल गेट एग्जम्पशन फॉर ऑल ऑफ देम. पर मान लो पहला चाइल्ड मल्टीपल बर्थ हो गया, देन इफ यू आर प्लानिंग स्टिल द सेकंड चाइल्ड इवन दो इट इज कमिंग सिंगल, देन अभी 2 से ज्यादा हो गए, इट इज टोटली योर फॉल्ट. और इसीलिए वो 2 से ज्यादा होने पे उन्हें 2 से ज्यादा ही माना जाएगा, 2 तक ही एग्जम्पशन मिलेगा, बाकी के चिल्ड्रन का अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा. सर एलटीसी का एग्जम्पशन कितना मिलता है? ये देखो कि तुमने जर्नी किस तरीके से की. अगर तुमने एयर से जर्नी किया हुआ है तो उस प्लेन का इकोनॉमी क्लास का जो फेयर होता है उतनी अमाउंट तक तुम्हें खर्चा माइनस मिल जाएगा, बाकी का टैक्सेबल, इवन दो इट इज 2 जर्नी, मैक्सिमम एग्जम्पशन अप टू इकोनॉमी क्लास फेयर. अगर तुम रेल से ट्रैवल करते हो तो एसी फर्स्ट क्लास का जो फेयर होता है उतनी अमाउंट तक एग्जम्पशन मिल जाएगा. अगर एनी अदर मोड से ट्रांसपोर्ट करते हो, बस से गए, कार ड्राइव करके गए, वगैरह वगैरह. ये देखो कि तुम जहां से निकले, जहां पे जा रहे हो वो 2 प्लेस क्या रेल से कनेक्टेड है? अगर हां, तो उस रेल के एसी फर्स्ट क्लास का जितना खर्चा होता है उतनी अमाउंट तक का एग्जम्प्ट. अगर वो लोग रेल से कनेक्टेड नहीं है वो प्लेस, तो ये देखो क्या गवर्नमेंट की कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस वहां पे अवेलेबल है, उसका जो डीलक्स क्लास का फेयर होता है उतनी अमाउंट तक खर्चा एग्जम्प्ट कर देंगे. पर अगर वो कवर्ड नहीं है तो ये ऐसा अज्यूम करो कि अगर यहां पे रेल होती तो वो एसी फर्स्ट क्लास का कितना फेयर लेती, उतनी अमाउंट तक खर्चा एग्जम्प्ट कर दो, बाकी का टैक्सेबल. सर ये 4 साल के ब्लॉक जो है 2018 से 2021, मान लो इसमें मैंने सिर्फ एक ही जर्नी की या तो 0 जर्नी कर पाया ड्यू टू लाइक दिस कोविड काइंड ऑफ पैंडेमिक, एक ही जर्नी किया या तो 0 जर्नी किया, तो सर मुझे एग्जम्पशन तो 2 मिलते हैं पर मैं तो क्लेम ही नहीं कर पाया. कोई चिंता मत करो, गवर्नमेंट बोलती है अगर तुमने कोई एग्जम्पशन क्लेम नहीं किया या सिर्फ एक एग्जम्पशन क्लेम किया है, तुम्हें एक एग्जम्पशन कैरी ओवर करने मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉक में. यानी इन दोनों केसेस में मुझे कैरी फॉरवर्ड कितना मिलेगा एग्जम्पशन, एक जर्नी का. यानी कि दूसरा जो ब्लॉक चालू होगा 2022 से 2025, उसमें उनके 2 एग्जम्पशन तो होंगे, प्लस ये एक कैरी फॉरवर्ड किया गया एग्जम्पशन भी मिलेगा, टोटल 3 एग्जम्पशन हो जाएंगे वहां पे. पर ये जो कैरी फॉरवर्ड किया गया एग्जम्पशन है ये कंप्लीटली तुम्हें 2022 में यूटिलाइज कर देना पड़े, दैट इज द फर्स्ट ईयर ऑफ द नेक्स्ट ब्लॉक. और याद रखो ये लीव ट्रैवल कंसेशन में हम लोग तुम्हें सिर्फ ट्रैवलिंग का खर्चा एग्जम्प्ट दे रहे हैं, वहां पे रहने करने का खर्चा वो सब तो टैक्सेबल ही होगा अगर एम्प्लॉयर रियम्बर्स करके दे रहा है तो. द वेरी नेक्स्ट परक्विजिट, इंटरेस्ट फ्री लोन और लोन गिवन एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट. मान लो मुझे 10 लाख रुपए की हाउसिंग लोन चाहिए, अगर मैं मार्केट रेट से उठाता, और यहां पे मार्केट रेट बोले तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर का वही पर्पस वाला रेट, तो मान लो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गया 1 अप्रैल को और उसने हाउसिंग लोन का मुझे बोला 6.5%, और मेरा एम्प्लॉयर मान लो मुझे यही 10 लाख रुपया 2% के हिसाब से इंटरेस्ट पे दे देता है, मेरे को फायदा कितना हुआ? क्या इसे 4.5% का फायदा हुआ, इतना मेरा खर्चा बच जाएगा. ये मेरा परक्विजिट. यानी यहां पे परक्विजिट क्या हुआ? इंटरेस्ट एट मार्केट रेट माइनस इंटरेस्ट चार्ज बाय एम्प्लॉयर
अगर रीपेमेंट आप मंथली कर रहे हो तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन पर ईयर मत करना, हर महीने का करना और सबका टोटल बेनिफिट का लगा देना। जैसे मैंने बताया यहां पे मार्केट रेट बोले तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आपके पास से चार्ज किया एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। पर अगर तुमने जो लोन लिया एम्प्लॉयर के पास से उसकी अमाउंट 20,000 रुपए से भी कम है, वो 20,000 से ज्यादा नहीं है, तो उसका जो भी इंटरेस्ट का बेनिफिट है वो कुछ टैक्सेबल नहीं होगा। या तो चाहे तुमने करोड़ों की लोन ली हुई है, पर अगर वो लोन ली है किसी स्पेसिफाइड डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए जो थ्रू रूल 3A के अंदर बताए गए हैं। सर रूल 3A के अंदर कौन से डिसीज बताए गए हैं? वो सिलेबस में नहीं है, बहुत हाई लेवल के डिसीज है जो रूल 3A के अंदर बताए गए हैं। अगर उस डिसीज के लिए तुम्हें पैसे दिए गए, तुमने लोन लिया, कितना ही इंटरेस्ट का बेनिफिट हो रहा है, कुछ टैक्सेबल नहीं होगा। गोइंग टू द नेक्स्ट परक्विजिट, यूज ऑफ मूवेबल असेट। एम्प्लॉयर ने तुम्हें यूज करने के लिए कोई मूवेबल असेट दे दी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट दे दिया, मोटर बाइक दे दिया, कोई भी मूवेबल असेट यूज करने के लिए दे दी। ये देखो वो कौन सी असेट है। इफ इट इज कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीफोन या मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीफोन या मोबाइल, ये चार में से कोई एक असेट दिया या उसका बिल रियम्बर्स करके दिया, नथिंग विल बी टैक्सेबल, क्योंकि वो जनरली उसके ही अल्टीमेट बेनिफिट के लिए होता है। इसके अलावा अगर कोई दूसरी मूवेबल असेट दी तो वही सेम रूल अप्लाई करो, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर की नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। ओन्ड बाय एम्प्लॉयर होता है तो 10% पर एनम ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट माइनस रिकवरी, बैलेंस इफ पॉजिटिव टैक्सेबल। नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर होता है तो जितना रेंट पे किया माइनस रिकवरी, बैलेंस इफ टैक्सेबल, सिंपल। फिर मान लो उसके पास कोई पुरानी मूवेबल असेट पड़ी हुई थी, उसने क्या किया, ये पुरानी मूवेबल असेट एम्प्लॉय को बेच दिया, ही सोल्ड इट टू द एम्प्लॉय। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास आज एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है जो मैंने 2 साल पहले परचेस किया था 50,000 में, तो आज उसकी वैल्यू क्या होगी, डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं 2 साल का, तो लेट्स से 30,000 की वैल्यू बचती है। मैंने अपने एम्प्लॉय को यही लैपटॉप सिर्फ 10,000 रुपए में बेच दिया, तो बोलो उसका फायदा कितना हुआ, कहने से 20,000 रुपए का फायदा हुआ। आज की जो मार्केट वैल्यू थी उससे तो उसे कम में मिला ना ये प्राइस। यानी मैंने क्या किया, असेट की ओरिजिनल कॉस्ट एम्प्लॉयर के लिए कितनी, एम्प्लॉयर ने कितने साल के लिए ये असेट यूज किया, उतने साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, तो आज की उस असेट की वैल्यू कितनी होती है, उसमें से एम्प्लॉय के पास से रिकवर कितना किया वो माइनस कर दो। अगर बैलेंस पॉजिटिव है तो टैक्सेबल। यहां पे सिर्फ एक ही सवाल बचता है, सर आपने ये डेप्रिसिएशन कौन से रेट से माइनस किया। ये देखो आप कौन सी असेट अपने एम्प्लॉय को बेच रहे हो, ऑब्वियसली मूवेबल असेट, पर उसमें से भी कौन सी। इफ इट इज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कंप्यूटर, लैपटॉप लाइक दैट, तो हर साल का 50% डेप्रिसिएशन माइनस करो WDV के हिसाब से। फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर 50% डेप्रिसिएशन ऑन WDV बेसिस। अगर मोटर कार बेच रहे हो तो हर साल का 20% डेप्रिसिएशन माइनस करो WDV बेसिस पे। अगर इसके अलावा दूसरी कोई भी असेट है, फर्नीचर, मोटर बाइक एक्सेट्रा, और जब मैं फर्नीचर बोलता हूं इट इंक्लूड्स एनी हाउस होल्ड अप्लायंसेस, तो WDV मेथड नहीं होगी, SLM मेथड होगी और रेट लगेगा 10%। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है तो 50% WDV, मोटर कार है तो 20% WDV, एनी अदर असेट है तो 10% SLM। याद रखना, अगर एम्प्लॉयर ने 1 साल और 10 महीने यूज करके तुम्हें बेचा है तो डेप्रिसिएशन सिर्फ कंप्लीटेड ईयर का निकालोगे, इग्नोर द फ्रैक्शन, डेप्रिसिएशन सिर्फ 1 साल का माइनस करके परक्विजिट की वैल्यू निकालो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस गाइस, yes or no? Now let us start going to the next perquisite. Now moving to the very next perquisite, valuation of medical facilities, proviso to section 17 subsection 2. See, कई बार क्या होता है कि आपको या आपके फैमिली मेंबर को आपका एम्प्लॉयर जो होता है वो मेडिकल इंस्टीट्यूशन में थोड़ा फैसिलिटी दे देता है, फ्री का मेडिकल ट्रीटमेंट दे देता है, तो कई बार वो ट्रीटमेंट हमें टैक्सेबल होती है, कई बार एग्जम्प्ट होती है। याद रखो, एग्जम्पशन तभी मिलेगा अगर पेशेंट आप हो या आपकी फैमिली मेंबर है, और यहां पे फैमिली माने कौन, स्पाउस, चिल्ड्रन, दे बोथ कैन बी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, पर पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर कंप्लीटली होने चाहिए डिपेंडेंट। अगर इंडिपेंडेंट है तो उनका खर्चा टैक्सेबल हो जाएगा। तो अगर ग्रैंड पेरेंट को फैसिलिटी दी गई ऑलवेज टैक्सेबल, वगैरह वगैरह। पर ये जो आपको या आपकी फैमिली मेंबर को फैसिलिटी दी गई है वो भी एग्जम्प्ट कब होगी। नंबर 1, अगर फैसिलिटी दी गई हॉस्पिटल जो एम्प्लॉयर की खुद की है तो फैसिलिटी नॉट टैक्सेबल। फैसिलिटी दी गई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको या आपके फैमिली मेंबर को, अगेन नॉट टैक्सेबल। फैसिलिटी दी गई किसी ऐसे हॉस्पिटल में हु इज ओन्ड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी फॉर सम स्पेसिफाइड डिसीज अंडर रूल 3A सब रूल 2, अगेन नॉट टैक्सेबल। तो रिमेंबर, अगर ये 3 हॉस्पिटल में
किसी अदर पर्सन को फैसिलिटी दी गई हु इज नॉट योर फैमिली मेंबर, लाइक पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर हु इज इंडिपेंडेंट, ग्रैंड पेरेंट्स, इन लॉस, ऑलवेज टैक्सेबल। फैसिलिटी दी गई आपको या आपके फैमिली मेंबर को इन 3 हॉस्पिटल में, नेवर टैक्सेबल। पर अगर ये फैसिलिटी आपको या आपके फैमिली मेंबर को भी दी जाती है इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल, फैमिली डॉक्टर, नर्सिंग होम, रिमेंबर इट इज ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल। पर अगर फैसिलिटी दी गई आउटसाइड इंडिया, तो कहना इसे जनरली 3 खर्चे वहां पे हो सकते हैं, ट्रीटमेंट का खर्चा, वहां पे रहने का खर्चा, वहां पे ट्रैवलिंग करने का खर्चा। यहां पे ट्रीटमेंट और स्टेइंग का जो खर्चा है ना दूसरी कंट्री का, उसमें उतना एग्जम्पशन आपको मिल जाएगा जितना आरबीआई ने अप्रूव किया है। फॉर एग्जांपल, आरबीआई ने अप्रूव किया 2 लाख, एम्प्लॉयर ने रियम्बर्स किया 3 लाख, बाकी का 1 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। पर ये उतना ही एग्जम्पशन मिलेगा जितना आपके लिए और 1 अटेंडेंट के लिए है। अगर 1 से ज्यादा अटेंडेंट है, बाकी सबका खर्चा टैक्सेबल जो एम्प्लॉयर रियम्बर्स कर रहा है। ट्रैवलिंग का खर्चा भी अगर एम्प्लॉयर रियम्बर्स कर रहा है, तो ये देखो कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है। ग्रॉस टोटल इनकम ढूंढते वक्त सारे हेड, सारे इनकम कंसिडर कर दो, बस ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस कंसिडर मत करना। अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख से ज्यादा है तो जितना ट्रैवलिंग एक्सपेंस रियम्बर्स किया पूरा टैक्सेबल। अगर वो 2 लाख या उससे कम है तो पूरा एग्जम्प्ट। 2 तरीके के ऐसे प्रीमियम है जो आपका एम्प्लॉयर रियम्बर्स कर सकता है। पहला मेडिकल प्रीमियम, दूसरा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर मेडिकल प्रीमियम रियम्बर्स करके दिया, नेवर टैक्सेबल। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम रियम्बर्स करके दिया, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। लाइक कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम फुल्ली टैक्सेबल। फिर आता है वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ मोटर कार, रूल 3 सब रूल 2। सी, कई बार आपको मोटर कार दी जाती है एम्प्लॉयर के द्वारा। अब यहां पे मेनली है ना 2 कैटेगरी आती है। पहला, कार आपकी खुद की है बिंग एम्प्लॉय, या तो कार एम्प्लॉयर की है। इसमें भी आगे 2 और कैटेगरी आ सकती है। हर रोज का जो रूटीन एक्सपेंस है, ड्राइवर की सैलरी, रिपेयर, मेंटेनेंस, वो आप खुद कर रहे हो या वो एम्प्लॉयर कर रहा है। तो टोटल 4 केसेस हुए। पहला, कार ओन्ड बाय एम्प्लॉय, एक्सपेंस डन बाय एम्प्लॉय। दूसरा, कार ओन्ड बाय एम्प्लॉय, एक्सपेंस डन बाय एम्प्लॉयर। तीसरा, कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, एक्सपेंस डन बाय एम्प्लॉय। चौथा, कार इज ऑल्सो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, एक्सपेंस ऑल्सो बाय एम्प्लॉयर। इसमें 2 चीज हमेशा याद रखो, जो चीज ऑफिशियल पर्पस के लिए आप कर रहे हो, कंपनी के काम के लिए, वो आपको टैक्सेबल नहीं होगा। और जो खर्चा आप खुद कर रहे हो, वो तो भला कैसे आपको टैक्सेबल हो सकता है? जो एम्प्लॉयर करेगा वही टैक्सेबल होगा। पहला केस क्या लिया मैंने, कार ओन्ड बाय एम्प्लॉय, एक्सपेंस डन बाय एम्प्लॉय। उसमें 3 चीजें हो सकती है। पहला, सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए गाड़ी यूज हो रही है, या तो सिर्फ यूज हो रही है प्राइवेट पर्पस के लिए, या तो जो मोस्ट कॉमन होता है वो थोड़ा बहुत ऑफिस के लिए, थोड़ा बहुत प्राइवेट पर्पस के लिए। मान लो गाड़ी यूज हो रही है सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए। अच्छा, अगर गाड़ी एम्प्लॉई की है, खर्चा भी एम्प्लॉय करता है, क्या कोई भी खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है? नहीं। तो कोई भी पर्पस है, हमें क्या फर्क पड़ता है? इट इज नेवर टैक्सेबल, क्योंकि एम्प्लॉयर कोई खर्चा ही नहीं कर रहा है। पर अगर गाड़ी एम्प्लॉय की है, खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है, और ये गाड़ी सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए है, अगेन एम्प्लॉय को खुद को तो कोई बेनिफिट नहीं मिला ना, इट इज नॉट टैक्सेबल। पर अगर ये गाड़ी सिर्फ प्राइवेट पर्पस के लिए यूज की गई है, तो ये सोचो कौन सा ऐसा खर्चा है जो एम्प्लॉयर कर रहा है जिसका प्योरली मुझे बेनिफिट मिल रहा है। कैन आई से डे टू डे रनिंग मेंटेनेंस एक्सपेंस, ड्राइवर्स की सैलरी, वो जितना खर्चा एम्प्लॉयर ने किया वो मुझे टैक्सेबल आफ्टर डिडक्टिंग रिकवरी, बैलेंस इफ पॉजिटिव टैक्सेबल। पर अगर पार्टली पार्टली है तो कैन आई से टोटल कॉस्ट में से जितना ऑफिशियल पर्पस को अट्रीब्यूट होता है वो माइनस करो, रिकवरी माइनस करो, बाकी का टैक्सेबल होना चाहिए। तो ये सोचो ऑफिशियल पर्पस के लिए कितना खर्चा अट्रीब्यूट होगा, सोचना नहीं है। उन्होंने फिक्स अमाउंट दे दी है जो आपको मान लेना है कि ऑफिशियल पर्पस के लिए अट्रीब्यूट हुआ, और ये आपको परक्विजिट की वैल्यू में से माइनस कर देना है, बाकी का टैक्सेबल। कितना अज्यूम करना है? अगर कार इंजन कैपेसिटी 1600 सीसी या उससे कम है तो 1800 पर मंथ, 1600 सीसी से ज्यादा है तो 2400 पर मंथ आपका फिक्स ऑफिशियल एक्सपेंस, और अगर ड्राइवर की सैलरी भी दी गई है तो इन दोनों में 900 पर मंथ ऐड कर दो। उतना आपका ऑफिशियल एक्सपेंस होगा जो टोटल कॉस्ट में से माइनस करो, रिकवरी माइनस करो, बाकी का आपको टैक्सेबल। नाउ व्हाट इफ द कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर बट ऑल द रूटीन एक्सपेंस इज डन बाय एम्प्लॉय। यानी कि यहां पे एम्प्लॉयर कौन सा खर्चा कर रहा है? कार खुद की है तो डेप्रिसिएशन का खर्चा, कार भाड़े पे लाई गई है तो रेंट का खर्चा। अगर मान लो वो सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज हुआ, नथिंग इज टैक्सेबल। सिर्फ प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हुआ, कौन सा ऐसा खर्चा है जो एम्प्लॉयर कर रहा है? या तो 10% डेप्रिसिएशन ऑन एसएलएम बेसिस,
या तो हायर चार्जेस, उसमें से रिकवरी माइनस करो, बैलेंस इफ पॉजिटिव टैक्सेबल। पर अगर उसमें भी पार्टली पार्टली है तो कुछ नहीं सोचने का, आंखें बंद करो, उन्होंने जो अमाउंट दी है वो सीधा टैक्सेबल कर दो। कितनी अमाउंट उन्होंने बोली है? 1600 सीसी को बेस ले लिया, अगर उससे कम है तो 600 पर मंथ, उससे ज्यादा है तो 900 पर मंथ, इतना फिक्स टैक्सेबल हो जाएगा। लास्ट और सबसे कॉमन चीज, कार भी एम्प्लॉयर की, खर्चा भी वो कर रहा है, सब कुछ उसका, यानी डेप्रिसिएशन, रेंट, रिपेयर मेंटेनेंस, ड्राइवर सैलरी, सब कुछ उसका। पर अगर ये कार सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज की गई तो कोई बेनिफिट नहीं, कुछ टैक्सेबल नहीं। सिर्फ प्राइवेट पर्पस के लिए यूज की गई तो सारे खर्चों का टोटल लगाओ, रिकवरी माइनस करो, वो आपको टैक्सेबल। अगर यहां पे भी पार्टली पार्टली है तो कुछ मत सोचो, उन्होंने फिक्स अमाउंट बोली है, वो उठा के टैक्सेबल कर दो। अगर 1600 सीसी उससे कम है तो 1800 पर मंथ, उससे ज्यादा है तो 2400 पर मंथ, ड्राइवर भी अगर एम्प्लॉयर दे रहा है तो 900 पर मंथ, इतना टैक्सेबल करना है, यहां पे रिकवरी माइनस करनी नहीं है। फिर लंच रिफ्रेशमेंट का परक्विजिट याद रखो, अगर खाने पीने के खर्चे का अलाउंसेस दिया जाता है, लंच अलाउंस, डिनर अलाउंस, रिफ्रेशमेंट अलाउंस, इट इज ऑलवेज टैक्सेबल। पर अगर फैसिलिटी दी जाती है लाइक फूड या नॉन अल्कोहलिक बिवरेजेस दिए गए इन अ रिमोट एरिया और ऑफशोर इंस्टीट्यूट, बट ऑब्वियसली उसको देना ही पड़े, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, सो दैट्स व्हाई इट इज नेवर टैक्सेबल। या तो दूसरे किसी भी एरिया में आपको टी या स्नैक्स दिए जाते हैं वर्किंग आवर्स में, इट इज अ बेसिक नेसेसिटी, इट इज ऑल्सो नॉट टैक्सेबल। पर अगर दूसरे कोई एरिया में आपको लंच या रिफ्रेशमेंट दिया जाता है तो सी व्हाट इज द कॉस्ट पर मिल टू द एम्प्लॉयर, डिडक्ट ₹50 per meal, deduct recovery, balance if positive taxable. So for example, my company is giving me meal for ₹10, उसको कॉस्ट गिर रहा है 80 रुपए का, तो 80 माइनस 50 का एग्जम्पशन माइनस 10 की रिकवरी, 20 रुपया टैक्सेबल। मान लो पूरे साल में ऐसे 300 मिल खा गया तो टोटल 6000 रुपया टैक्सेबल। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल, यस और नो? फिर कई बार आपका एम्प्लॉयर आपको गिफ्ट देता है, वाउचर्स देता है, अगर वो गिफ्ट कैश में दिया, सीधा बैंक में क्रेडिट करके दिया, ऑलवेज टैक्सेबल बिकॉज इट इज लाइक सैलरी। अगर वो गिफ्ट दिया इन काइंड, वाउचर्स वगैरह दिया, इन काइंड दिया, ये देखो पूरे साल में उसकी टोटल वैल्यू कितनी थी, अप टू 5000, नथिंग इज टैक्सेबल। पर अगर 5000 से ज्यादा था तो दो ऑप्शन है, अगेन 5000 से ज्यादा था तो या तो पूरा टैक्सेबल, अगर 5000 से ज्यादा था तो 5000 तक एग्जम्प्ट, बाकी का टैक्सेबल। दोनों व्यू वैलिड है। सर हम लोग कौन सा फॉलो करें? अबो 5000 तो पूरा टैक्सेबल, ये व्यू फॉलो करके आ जाना। अप टू 5000 है तो कुछ टैक्सेबल नहीं होगा, दैट इज ओके। फिर आता है ईसॉप्स, स्वेट इक्विटी शेयर। मान लो मेरी कंपनी के शेयर्स है जिसकी मार्केट वैल्यू है 10,000, कंपनी ने मुझे दे दिया सिर्फ 2000 में, तो मेरा बेनिफिट कितना हुआ? 8000 का, तो टैक्सेबल कितना होगा? 8000 परक्विजिट। यानी कि व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ईसॉप माइनस रिकवरी, बैलेंस इफ पॉजिटिव, टैक्सेबल। मैं एक स्टेप आगे जाता हूं, मान लो ये जो ईसॉप्स है मैं कल बेच देता हूं 12,000 रुपए में, मेरा कैपिटल गेन कितना होगा? एक स्टेशन का रूल याद रखो, जिस स्टेशन पे आके आपकी जर्नी अटकती है इनकम टैक्स में, उसी स्टेशन से आगे आपकी जर्नी बढ़ती है। कहने से यहां पे 8000 टैक्सेबल कर दिया तो टोटल 10,000 पे आके मेरी गाड़ी रुक गई, तो मेरा फ्यूचर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी कितना होगा? 10,000। यानी जब फ्यूचर में मैं कैपिटल गेन गिनूंगा तो 12,000 की सेल वैल्यू, 10,000 का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा 2,000 रुपए का। दूसरे तरीके से सोचो, 2000 में शेयर खरीदे थे, 12,000 में बेच रहा हूं, टोटल 10,000 का मुनाफा हो रहा है, वहीं तो टैक्सेबल किया 8,000 सैलरी में, 2,000 कैपिटल गेन में। बस मैंने बाइफरकेट कर दिया दो हेड्स में बाय यूजिंग द फेयर मार्केट वैल्यू कंसेप्ट। तो सिंपल क्या याद रखोगे, जो मार्केट वैल्यू ईसॉप गिनते वक्त टैक्सेबल करी थी वही तुम्हारे फ्यूचर के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा फॉर कैपिटल गेन पर्पस। ये हम सीखेंगे वापस कैपिटल गेन में, सेक्शन 49 क्लॉज 2AA। वन मोर पॉइंट, एक बेनिफिट दिया गया उन एम्प्लॉय को जो किसी स्टार्टअप कंपनी के एम्प्लॉय है, जिसे गवर्नमेंट ने स्टार्टअप कंपनी का एक सर्टिफिकेट दिया हुआ है। अगर आप किसी स्टार्टअप कंपनी के एम्प्लॉय हो और वो कंपनी आपको ईसॉप देती है तो आपको वो उसी साल टैक्सेबल नहीं होगा, वो टैक्सेबल होगा आफ्टर 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, और इन द ईयर ऑफ सेल ऑफ दिस ईसॉप, और इन द ईयर ऑफ टर्मिनेशन ऑफ योर जॉब, विच एवर इज अर्लियर।
फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टार्टअप कंपनी का एम्प्लॉय हूं, ये कंपनी ने मुझे ईसॉप दिया इन द ईयर 2021। तो देखो 5 साल कब खत्म होते हैं? 2021 के बाद 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26, क्या नहीं से 25 26 को खत्म होता है, तो 25 26 में ये ईसॉप टैक्सेबल हो जाएगा। पर अगर 23 24 में ही मैंने ये ईसॉप बेच दिए तो परक्विजिट टैक्सेबल होगा 23 24 में। रिमेंबर व्हिचएवर इज अर्लियर का कंसेप्ट लग जाता है, पर ये तभी लगता है जब आप किसी स्टार्टअप कंपनी के एम्प्लॉय हो, नॉट फॉर एनी अदर केस। ये एमसीक्यू के तौर पे आ सकता है। अगर मान लो हमने जो परक्विजिट सीखे उसके अलावा कोई भी परक्विजिट आपकी एग्जाम में आता है, तो फाइंड आउट कितना एक्सपेंस एम्प्लॉयर ने किया, उसमें से कितना ऑफिशियल पर्पस को अट्रीब्यूट कर सकता हूं, उसमें से रिकवरी माइनस करो, बैलेंस इफ पॉजिटिव विल बी टैक्सेबल। अब तक हमने जो सीखा उसके हिसाब से आपको ग्रॉस सैलरी कैसे निकालना वो तो आ गया। अब उसमें से माइनस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 वर्किंग नोट नंबर 4। 3 डिडक्शन दिए गए हैं। सबसे पहला 16 क्लॉज 1A, जो आप एग्जाम में भूल ही जाने वाले हो, स्टैंडर्ड डिडक्शन। आपकी ग्रॉस सैलरी में से 50,000 रुपए तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाता है, चाहे आपके कितने ही एम्प्लॉयर है, सबका टोटल मिला के 50,000। So gross salary or 50,000 whichever is lower, that per annum standard deduction you are getting 16 clause 1A. Try not to forget in the exam. दूसरा entertainment allowance section 16 clause 2. पहले तो है ना इसे इनकम में ऐड कर दो, पर अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो ग्रॉस टोटल इनकम के बाद 16 क्लॉज 2 के अंदर आपको थोड़ा डिडक्शन मिल जाएगा। इसका कितना? 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी, या तो कितना एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव हुआ, या तो 5,000 पर एनम विच एवर इज लोअर। मींस मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा 5,000 का। पर ये डिडक्शन तभी मिलेगा अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। अगर आप अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो ऐसा कोई डिडक्शन मिलेगा नहीं। लास्ट प्रोफेशनल टैक्स या तो टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है फ्रॉम एनी एम्प्लॉय। अगर आप खुद ये प्रोफेशनल टैक्स पे कर रहे हो ड्यूरिंग द ईयर, तो जब पे करोगे तब आपको 16 क्लॉज 3 में डिडक्शन मिल जाएगा। पे नहीं किया तो डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। सेम लाइक म्युनिसिपल टैक्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, पे करोगे तब डिडक्शन ले लो। पर अगर आपके बजाय आपका एम्प्लॉयर आपका प्रोफेशनल टैक्स पे करता है तो क्या होगा? तो ये तो आपका परक्विजिट हो गया, तो उसे सबसे पहले इनकम में ऐड कर दो। पर अगर एम्प्लॉयर ने सही में उसे गवर्नमेंट को पे कर दिया है तो वापस उस चीज का डिडक्शन ले लो। मींस अगर एम्प्लॉयर ने प्रोफेशनल टैक्स पे किया है तो पहले इनकम में ऐड करने का, फिर उसी चीज का डिडक्शन ले लेने का, अगर सही में पे किया है तो। नाउ लेट्स से मेरा टोटल प्रोफेशनल टैक्स 5,000, जिसमें से 3,000 मैंने पे किया, 2,000 मेरे एम्प्लॉयर ने पे किया, तो मेरे लिए परक्विजिट में कितना ऐड होगा? 2,000। पर 16 क्लॉज 3 में टोटल 5,000 का डिडक्शन मैं ले लूंगा, जितना मैंने पे किया प्लस जितना उसने पे किया, प्रोवाइडेड ये 5,000 टोटल पे किया होना चाहिए। जब पे करोगे तब डिडक्शन ले लो। याद रखो अगर आप ऑप्शनल टैक्स सिस्टम में जाते हो 115 बीएससी के अंदर, ये कोई भी चीज का सेक्शन 16 का आपको तीनों का डिडक्शन नहीं मिलेगा। आपकी ग्रॉस सैलरी ही आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी बन जाएगी। आफ्टर रिफरिंग ऑल दिस वीडियो, ये पूरा वीडियो रिफर करने के बाद और ये नोट्स रिफर करने के बाद लास्ट डे पे आप सैलरी चैप्टर के 3 क्वेश्चन देखोगे। सबसे पहला जेकेएससी का क्वेश्चन नंबर 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट जेकेएससी क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा आईसीएआई मटेरियल इलस्ट्रेशन नंबर 19, और तीसरा एक्सरसाइज जो आईसीआई की है उसका क्वेश्चन नंबर 5। ये 2 क्वेश्चन आपको जेकेएससी की टेक्स्ट बुक में भी दिखाई देंगे। जेकेएससी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप सबने क्लास में किया ही है, और ये दोनों के आंसर मॉड्यूल में भी है, जेकेएससी में भी है। यू कैन रिफर फ्रॉम एनी ऑफ दिस बुक। सो दैट वाज इनकम फ्रॉम सैलरीज। थैंक यू सो मच।